ईशिता के फोन रखने के बाद राजीव ने जब प्रिया की तरफ देखा तो वो अब भी चुप ही थी। प्रिया, तुम शनाया को लेकर ज्यादा मत सोचो। शनाया समझदार है, शायद उसे वो लड़का पसंद है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि उसका यादव फैमिली के साथ रिश्ता कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी सौरभ को उसके किए की सजा दिलवाई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं सौरभ के पिता रंजीत यादव इस सब के लिए मुझसे नाराज होकर कहीं शनाया के लिए कोई जाल तो नहीं बुन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने खुद ही तो कहा था कि दोनों परिवारों के बीच में ये रिश्ता जुड़ रहा है, तो इसकी वजह से कोई दुश्मनी नहीं होगी, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स होंगे। और वैसे भी जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक तो कोई परेशानी होने की बात ही नहीं है। उसकी इस बात पर राजीव ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। 15 दिन बाद राजीव और प्रिया दोनों फ्लाइट से शनाया की शादी के लिए मुंबई पहुंचे। वो एयरपोर्ट पर ईशिता का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हें लेने आने वाली थी। तभी ईशिता का कॉल आया। हेलो प्रिया, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। कॉल काटने के बाद प्रिया और राजीव दोनों अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए, एक लड़का प्रिया को घूरने लगा। प्रिया ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप वहाँ से राजीव के साथ जाने लगी। लेकिन वो लड़का जानबूझकर प्रिया के पास आया और प्रिया से टकरा गया, लेकिन राजीव ने जल्दी से प्रिया को संभाल लिया। क्या तुम अंधे हो या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दी? तुम समझते क्या हो खुद को? राजीव ने प्रिया की बात सुनकर उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। उस लड़के ने प्रिया की बात पर कुछ नहीं बोला, तो राजीव प्रिया को वहाँ से ले जाने लगा। तभी वो लड़का उनके पीछे दौड़ कर आया और प्रिया की कलाई पकड़ ली। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। राजीव को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर कुछ ही पल में लोगों की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। अभी के अभी माफी मांगो मेरी वाइफ से, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजीव प्रिया के साथ हुई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आसपास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिख रहे थे और जो माहौल बना हुआ था उसे देखकर प्रिया थोड़ी घबरा गई। उस लड़के का नाम विद्युत था। वो खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, या मरने का शौक है? जानता भी है कि मैं कौन हूँ? विद्युत महाजन नाम है मेरा। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं तुमसे माफी मांगूंगा, ये सोचा भी कैसे तुमने? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम इस शहर के अंबानी परिवार के सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर विद्युत हक्का पक्का रह गया। उसे ये तो पता था कि शनाया अंबानी की शादी होने वाली है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि राजीव और प्रिया भी उसी शादी में शामिल होने आए हैं। विद्युत एक आवारा लड़का था जो अपना पूरा दिन एयरपोर्ट पर खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने में बिताता था। आज जब उसने प्रिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो खुद को प्रिया को छूने से नहीं रोक पाया। उसकी नजरें तो अभी भी प्रिया की खूबसूरती पर ही टिकी हुई थी, इसलिए उसने अपने साथ के लड़कों की तरफ देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अंबानी फैमिली के मेहमान हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। इस लड़की को उठाओ और ले चलो। ये सुनते ही कुछ लड़कों का ग्रुप राजीव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, जिससे प्रिया और भी ज्यादा घबरा गई। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी? ओह, तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ एक अच्छी लड़की भी हो, जो मेरे लिए इतनी चिंता कर रही है। थैंक यू सो मच बेबी। इतना कहकर उसने प्रिया के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी राजीव गुस्से में आगे बढ़ा और उसके अंगूठे को पकड़कर मोड़ दिया, जिसकी वजह से विद्युत दर्द से चीखने लगा। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! तू अपना नाम बता, फिर देख मैं क्या करता हूँ। गाइस, पकड़ लो इस हरामखोर को। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? इससे पहले कि वो लड़के आगे बढ़ते, ईशिता वहाँ पहुँच गई। वहाँ का माहौल देखकर वो एक पल के लिए चौंकी और फिर विद्युत की हरकत पर चिल्लाई। मैंने कहा बंद करो ये बकवास। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही ईशिता की आवाज विद्युत के कानों में पड़ी, वो ईशिता को वहाँ बॉडीगार्ड्स के साथ देखकर तुरंत पीछे हट गया। मिस ईशिता, तुमने आज इसका साथ देकर अच्छा नहीं किया। ओ यू जस्ट शट अप, और ये अपनी धमकी किसी और के सामने देना।
अभी अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम जानते हो ना कि अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ईशिता के साथ आए गार्ड्स के डर से और अंबानी फैमिली की वजह से विद्युत को मजबूर होकर वहाँ से भागना पड़ा। ओह प्रिया, तुम ठीक हो ना? मैंने जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। भगवान का शुक्र है कि तुम टाइम से आ गई, नहीं तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर प्रिया अब तक सदमे में थी। सभी ईशिता के साथ वहाँ से गाड़ी में बैठकर जा ही रहे थे कि तभी राजीव ने देखा कि विद्युत एक महंगी कार के दरवाजे पर खड़ा उनकी तरफ ही घूर रहा है। इशिता, ये लड़का है कौन वैसे? क्या इसको किसी का कोई डर नहीं है? राजीव की बात सुनकर ईशिता ने भी एक नजर उसकी तरफ देखा। ये मुंबई शहर का एक फेमस आवारा लड़का है, विद्युत महाजन। इसका काम ही है एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन के अंदर सुंदर लड़कियों को अपना शिकार बनाना। वैसे ये है बहुत अमीर, इसलिए कुछ लड़कियां तो खुद इसके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन ये लड़कियों को एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें किसी टिश्यू पेपर की तरह सड़क पर फेंक देता है। इस वजह से तो कई लड़कियों ने सुसाइड तक कर लिया है। कई लोगों ने इसके खिलाफ केस भी किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि अमीरों के सामने पुलिस और वकील भी बेबस हो जाते हैं। इसलिए ये लड़का अपने इन गंदे कामों को रोज बिना किसी डर के करता रहता है। राजीव ईशिता की बात सुनकर हैरान था। वहीं प्रिया को तो जैसे शौक लग गया था ये सब सुनकर। ये लड़का एक नंबर का आवारा है जो बिना सोचे समझे ऐसे काम करता है। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें भी इसका सामना न करना पड़े। बस यही सोचकर जितना जल्दी हो सकता था यहाँ आ गई, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में होगा। वैसे उस लड़के विद्युत के कॉन्टेक्ट्स प्रोफेशनल गुंडों से भी है। आज जो भी हुआ उसके बाद कहीं वो तुमसे बदला लेने के बारे में नहीं सोच रहा हो। अगर ऐसा है तो सुनो, तुम मेरी बात मानो, कुछ दिन मेरे ही घर पर रहो। तुम्हारा होटल में रहना अब सही नहीं। जब तक तुम मुंबई में हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके? ईशिता की इस बात पर राजीव ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि राजीव उससे डर गया था, लेकिन बस राजीव प्रिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ईशिता प्रिया और राजीव को अपने विला में लेकर आ गई, जहां उसने उन दोनों के रहने का इंतजाम किया था। प्रिया, तुम अगले 2 दिन तक अब यही रहो। मेरे पास प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स हैं और यहाँ से शनाया का घर भी दूर नहीं है। कार से जाने में बस 20 मिनट लगते हैं, इसलिए हम उससे कभी भी मिलने जा सकते हैं। उसने आज हमें लंच के लिए भी बुलाया है, पर पहले तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर चलते हैं। दोपहर में ईशिता उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले गई, जहां शनाया पहले से ही अपने फियांसे के साथ उनका वेट कर रही थी। कंग्रेचुलेशंस शनाया, तुम जल्द ही दुल्हन बनने वाली हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओह थैंक यू प्रिया। प्रिया, ये वीर है और वीर ये है मेरे दोस्त राजीव और प्रिया। ये दोनों दिल्ली से आए हैं और ईशिता से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। शनाया ने वीर को प्रिया और राजीव से इंट्रोड्यूस करवाया। वीर ने भी शनाया की बात पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। जब राजीव शनाया के फियांसे वीर यादव से मिला तो वो हैरान था। वो बातचीत में और बर्ताव में सौरभ से बिल्कुल अलग था। जब राजीव ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे अपनी हथेली पर काफी कठोर सा महसूस हुआ। उसके हाथों से ही राजीव को पता चल गया कि वीर एक मेहनती आदमी है। वीर भी राजीव और प्रिया से मिलकर काफी खुश लग रहा था। मैंने सुना है कि आपने शनाया की बिजनेस में काफी मदद की है। आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं सच में आप लोगों से बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू मिस्टर यादव, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब बस भी करो एक दूसरे की तारीफ करना। और चलो सब लोग चलकर कहीं बैठते हैं। जैसे ही वो सब वहाँ आकर बैठे, ईशिता बोल पड़ी। पता है शनाया, एक्चुअली आज हम विद्युत महाजन से टकरा गए थे।
उसने प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर बदतमीजी की, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती मैं वहाँ पहुँच गई। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि इशिता और राजीव वहाँ पर थे, वरना मुझे सच में नहीं पता कि मैं आज क्या करती। उसे घबराता हुआ देखकर राजीव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जैसे वो कहना चाहता हो कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं उस दिन मुंबई एयरपोर्ट पर भी विद्युत को किसी लड़की के साथ देखा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी वहीं घूम रहा होगा। ऐसा लगता है उससे अपनी फैमिली की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने सुना है कि उसकी फैमिली के मुंबई एयरपोर्ट में कुछ शेयर हैं। वैसे तो वो केवल एक मामूली शेयर होल्डर है बस। छोड़ो ये सब। वैसे शनाया, एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। प्रिया ने अपने बैग में से एक डिब्बा निकालकर शनाया को दिया। शनाया ने वो खुशी खुशी ले लिया, और जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें डायमंड ज्वेलरी थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्रिया, मैं आपसे ये गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती? हम सब अच्छे दोस्त हैं, और अगर इस नाते से हम कुछ देना चाहते हैं तो क्या तुम हमें मना कर दोगी? राजीव की ये बात सुनकर शनाया खुश हो गई। उसने वीर की तरफ देखा तो वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। राजीव को अब लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, वरना शनाया इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं होती। खाना खाने के बाद राजीव और वीर वॉशरूम की तरफ चले गए, जबकि प्रिया शनाया और ईशिता के साथ बैठी लगातार बातें कर रही थी। वीर, आप फॉरेन से लौट आए हैं, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? वीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यादव फैमिली ने उसे अपने छोटे बेटे के रूप में अपना लिया है, लेकिन अपनी माँ के लिए उसे यादव परिवार को एक्सेप्ट करना पड़ा था। राजीव, मैं यादव फैमिली का सारा काम संभालने के बारे में सोच रहा हूँ, और आपने सौरभ के साथ जो किया उसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कभी सौरभ का कुछ भी नहीं कर पाता। राजीव, आगे आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीर, वैसे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं तो बस यादव फैमिली के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था कि क्यों उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें फॉरेन में रखा, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? तो क्या समझे आप? यही कि तुम्हारी मॉम मिसेस यादव पक्का कोई अलग किस्म की औरत होंगी, तभी तो मिस्टर यादव ने उन्हें इतने टाइम तक फॉरेन में छिपा कर रखा हुआ था। वीर, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? सही बताऊं तो आप गलत नहीं हो। मेरी माँ ने अब्रॉड में अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी काटी है, और अगर अभी भी उनकी तबीयत खराब नहीं होती तो वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आती। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस बार फैमिली बिजनेस और जायदाद में अपना हिस्सा लेने ही आया हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ लूं। राजीव, क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो? तुम्हारी माँ बीमार है? उन्हें कौन सी बीमारी है? हाँ, मेरी माँ को एक दिमागी बीमारी है। उन्हें एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो। जब से तुम यहाँ आए हो, तुम एक बार भी अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए हो? वीर की बातों से राजीव को लग रहा था कि वीर ने सौरभ के टाइम पर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो राजीव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया था। राजीव, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? आप बस मेरी माँ की बीमारी के लिए एक फेमस डॉक्टर से मुझे मिलवा दो। बदले में जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी एक आवाज पे हाजिर मिलूंगा। राजीव ने वीर की तरफ देखकर कुछ सोचा। यादव फैमिली में लौटने के बाद वो आसानी से कोई भी डॉक्टर ढूंढ सकता था, लेकिन फिर भी वो उससे मदद मांग रहा था, जो उसे सही नहीं लग रहा था। राजीव की उलझन को देखकर वीर उससे कुछ कहता, तभी दोनों के कानों में एक सीटी की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो विद्युत मुंह में सिगरेट लिए प्रिया की तरफ ही आ रहा था। आखिर हमारी मुलाकात फिर से हो ही गई। ऐसा लगता है जैसे किस्मत हमें मिलाना चाहती है। विद्युत, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी। अगर मेरे समझाने के बाद भी तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत बताना। विद्युत को वहां देखकर शनाया ने अपना हाथ हिलाया, जिसे देखकर एक बॉडीगार्ड तुरंत वहां आया और विद्युत को वहां से बाहर जाने के लिए कहने लगा। विद्युत ने एक नजर शनाया को देखा और हंसने लगा। मिस अंबानी, आप भी यहाँ हैं, क्या बात है। विद्युत, क्या तुम्हें समझने में कोई दिक्कत है? मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हें साफ साफ समझा दिया था। क्या चाहते हो तुम कि हमारे बॉडीगार्ड्स तुम्हें मिलकर ढंग से समझाएं?
इशिता की इन बातों ने विद्युत को उकसा दिया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। यादव फैमिली के बेटे और अंबानी फैमिली की बेटी की शादी हो रही है। अगर ऐसे मौके पर किसी अमीर बच्चे के साथ झगड़ा हो जाए तो नुकसान आपका ही होगा, मेरा नहीं। विद्युत की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर कोई भी झगड़ा होता तो उन दोनों फैमिली को ही मुसीबत झेलनी पड़ती। विद्युत की बात सुनकर इशिता ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी शनाया ने उसे रोक लिया। इशिता, उसके लेवल तक मत गिरो, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम उसकी जाल में फंस जाओगी। शाबाश मिस अंबानी, आप तो सच में बहुत स्मार्ट हो। राजीव थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वीर ने कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए और विद्युत को पकड़कर बाहर खींच लाने के लिए भेज दिया। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत वीर की बात मान ली और विद्युत को पकड़ लिया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ले जाओ इसे और अच्छे से सबक सिखाओ। जब वीर की आवाज विद्युत को सुनाई दी तो वो हैरान रह गया। इससे पहले कि उसे कुछ बोलने का मौका मिलता, उससे पहले ही उसे कुछ लोगों ने एक खाली कोने में खींच लिया और फिर कोने से चीखें और मुक्कों की आवाज आने लगी। ये सब देखकर इशिता हंसने लगी। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सच में बहुत गंदा आदमी है। इशिता, अगर तुम में से फ्यूचर में इससे कोई भी टकराए ना, तो इसे डायरेक्टली मत भिड़ना। इससे निपटना इतना आसान नहीं है, यू नो। ये एक नंबर का गुंडा है। हाँ इशिता, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। राजीव सिर्फ शादी के बारे में सोचकर अपने बॉडीगार्ड्स को यहाँ लेकर नहीं आया था, इसलिए उसे अब प्रिया की सेफ्टी के बारे में सोचना था। राजीव ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर शनाया की तरफ देखा। शनाया, क्या तुम अगले कुछ दिनों के लिए मुझे अपने कुछ बॉडीगार्ड्स दे सकती हो? शनाया ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर राजीव और प्रिया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी शादी में बहुत मुश्किलें आ सकती थी। और साथ ही वो दोनों अंबानी फैमिली के स्पेशल गेस्ट थे। वो यहाँ सिर्फ इसी भरोसे पर आए थे कि उनका यहाँ अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। राजीव, तुम अपना और प्रिया का ख्याल रखने की जिम्मेदारी यादव फैमिली को दे दो। शनाया वैसे भी इन दिनों शादी की तैयारी में काफी बिजी है। तुम दोनों में से जिम्मेदारी कोई भी ले लो। अब हम अपना ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुशी से तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। चलो, अब हम सब साथ ही यहाँ से चलते हैं। वो सब हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगे। वहीं विद्युत, जिसे अभी अभी मार पड़ी थी, वो गुस्से से उबल रहा था। उन्हें हंसते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब विद्युत को ये भी पता चल चुका था कि प्रिया इशिता के विला में उसके साथ ही रह रही है। कभी न कभी तो ऐसा दिन आएगा जब तुम सब अकेले और अलग रहोगे। ये इशिता बहुत सगी बन रही है ना इस प्रिया की, इसे तो मैं देख लूंगा, और अगली बार ये प्रिया भी मेरे हाथ लगी तो बच नहीं पाएगी। प्रिया विद्युत के बारे में पूरी तरह भूल गई थी। वहीं 2 दिन बाद विद्युत को एक और लड़की मिल गई और उसने जो भी उसके साथ किया वो न्यूज में आ रहा था। जब प्रिया ने न्यूज में देखा और उसने एक लड़की को सड़क पर बुरी तरह रोते हुए देखा तो ये देखकर वो डर गई। उसने जल्दी से राजीव को वो न्यूज दिखाई। राजीव, देखो, इस घिनौने आदमी ने एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इन दोनों के बीच जो भी हुआ वो इन दोनों की मर्जी से हुआ। ये लड़की जानबूझकर विद्युत के पास गई, जबकि इसे इसके बारे में सब पता था। जरूर इसने सोचा होगा कि ये विद्युत को सजा दिलवाएगी, लेकिन ये खुद ही उसका शिकार बन गई। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, प्रिया ने उसे टोका तो वो एकदम से अपने सेंस में वापस आया। तुम इसके बारे में मत सोचो, एक दिन इस विद्युत को इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो, हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। तुम्हें शादी के लिए कपड़े भी तो लेने हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी जगह तुम्हें लड़की होना चाहिए था, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो मुझे शॉपिंग जरूर करवाते हो। शॉपिंग के बारे में इतना तो लड़कियां ही सोचती है ना। ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ, और मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरी वाइफ शादी में सबसे खूबसूरत लगे। राजीव, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी में शनाया से ज्यादा खूबसूरत दिखूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रिया।
एक दुल्हन हमेशा अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत लगती है। चाहे हम कितने भी महंगे कपड़े पहन लें, लेकिन कोई भी उससे ज्यादा सुंदर नहीं दिख सकता। हाँ राजीव, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। राजीव और प्रिया जैसे ही बाहर निकले, विद्युत के पास तुरंत ये मैसेज पहुंच गया। वो इस खबर को सुनकर खुश हो गया। आखिर वो 2 दिन से इसी का इंतजार जो कर रहा था। लेकिन अगर प्रिया आज भी घर से बाहर नहीं आती तो विद्युत ने सीधा उसके घर में जाने के बारे में भी सोच लिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और राजीव ने इधर उधर घूमते हुए बहुत सारी शॉपिंग की। राजीव ने आर्या के लिए भी कुछ सामान खरीदा। राजीव तुम रुको, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। राजीव ने सिर हिलाया और वहीं उसके पास आने का इंतजार करने लगा। उसे डर था कि प्रिया को अकेला देखकर कोई भी उसका फायदा उठाने के बारे में ना सोचे। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके इतना ध्यान रखने के बाद भी जो होने वाला था उसे वो रोक नहीं सकेगा। प्रिया को वॉशरूम में आए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उसने वहां अपने सामने एक अजीब सी औरत को अपनी ओर आते हुए देखा। और जैसे ही प्रिया की नजरें उससे मिली, प्रिया के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। प्रिया को अंदर गए काफी देर हो गई। अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। कहीं उसके साथ कुछ नहीं, सब ठीक ही होगा। राजीव वॉशरूम के बाहर बहुत देर तक प्रिया का इंतजार करता रहा और जब वो बाहर नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। इसलिए वो प्रिया को देखने अंदर चला गया। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि वॉशरूम बिल्कुल खाली था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि प्रिया गायब हो चुकी है। वीर, प्रिया मॉल के वॉशरूम से गायब हो गई है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। जब वीर ने ये सुना तो वीर को ये बात बहुत अजीब लगी। वो भागते हुए मॉल पहुंचा और उसने मॉल के सीसीटीवी कैमरास चेक किए। उन्होंने देखा कि जिस समय प्रिया अंदर गई थी तभी वॉशरूम से एक क्लीनिंग ट्रॉली लेकर एक अजीब सी औरत बाहर निकल रही थी। वीर, हो ना हो इस क्लीनिंग ट्रॉली का यहाँ होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई इस गाड़ी के अंदर छिपा हुआ है। मुझे किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी प्रिया को ढूंढना ही होगा। राजीव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रिया को ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। वीर भी जानता था कि अगर प्रिया को विद्युत ने किडनैप करवाया है तो प्रिया मुश्किल में होगी। वीर और शनाया ने अपनी फैमिली की ताकत का पूरा जोर लगाकर पूरे शहर में प्रिया को ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच राजीव ने मुंबई पुलिस को कॉल किया। पूरे शहर के सीसीटीवी सिस्टम पर नजर रखो। इंस्पेक्टर, कुछ भी करो, मुझे मेरी प्रिया वापस चाहिए। दूसरी तरफ विद्युत को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने इस बार अपने लिए कब्र खोद ली है। राजीव अब विद्युत से कुछ कदम ही दूर था और जब विद्युत ने राजीव की कार को नीचे पार्किंग में खड़ी देखा तो विद्युत हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये राजीव इतनी जल्दी यहाँ मुझ तक पहुंच जाएगा। तभी उसके एक आदमी ने डरते हुए कुछ कहने के बारे में सोचा। बॉस, ये राजीव इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गया, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है कि वो लड़की प्रिया अभी भी अंदर सो रही है। उसके जागने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर राजीव ने हमें यहाँ पकड़ लिया तो हम फंस जाएंगे। बॉस, तुम कितने डरपोक हो, किस बात से डर रहे हो? मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इस राजीव का मामला क्या है। बॉस, चलो निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी हमें पता चला है कि इस राजीव की दिल्ली में बहुत चलती है, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी इसकी इज्जत करनी पड़ती है। अगर हम पकड़े गए तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, विद्युत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम किस बात से डर रहे हो? यह दिल्ली नहीं है। इस शहर में मैं इतनी औरतों से खेला हूँ। मैंने तो आज तक किसी ऐसी पुलिस को नहीं देखा जो मुझे पकड़ सके। अब डरना छोड़ो और जब वो प्रिया होश में आए तो उसे रूम में बंद कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि दिल्ली की लड़कियों में ऐसा क्या खास है। विद्युत मुस्कुरा रहा था। वो इस बात को लेकर टेंशन फ्री था कि भले ही राजीव यहाँ भी आ जाए, लेकिन वो प्रिया को ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि वो होटल बहुत बड़ा था और उसने अपना असली नाम यूज नहीं किया था। जब तक ये राजीव कुछ करेगा तब तक प्रिया मेरी हो चुकी होगी। और जब प्रिया उठकर मुझे अपने बगल में लेटे हुए देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये सब देखने के लिए मैं सचमुच बहुत एक्साइटेड हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजीव को अपने फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो का नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही वो वीडियो देखी वो गुस्से से भर गया। उस वीडियो में विद्युत प्रिया के बहुत करीब लेटा हुआ था। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें विद्युत महाजन।
वीर और उनके लोगों का इंतजार किए बिना वो सीधे होटल की 22वीं मंजिल पर पहुंच गया। जब वो होटल की उस मंजिल पर पहुंचा तो कई बॉडीगार्ड्स पहले से ही लिफ्ट के बाहर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने राजीव को आते देखा वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। राजीव ने बिना एक शब्द कहे अपने मुक्कों से उन्हें मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों गार्ड्स गेट पर बेहोश पड़े हुए थे। उनका शोर सुनकर लगभग 20 गार्ड्स बाहर आ गए। विद्युत कहाँ है? तुम हमारे बॉस से अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते, पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। राजीव, वैसे भी हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी फाइटिंग करते हो। अब तुम हमारे शहर में हो तो हम भी तुम्हारी काबिलियत देखना चाहते हैं। ये सुनते ही राजीव ने सबकी कुटाई शुरू कर दी। कमरे के अंदर विद्युत ने ये सब जब देखा तो डर के मारे तुरंत अपना दरवाजा टाइट बंद कर दिया और होटल के उस कमरे में कहीं छिप गया। साथ ही उसने रिसेप्शन पर कॉल करके होटल के गार्ड्स को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की कि वो आकर उसकी हेल्प करें। उन सब को ठिकाने लगाकर राजीव जल्दी से होटल के उस कमरे की तरफ गया और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोला, जिससे विद्युत डर कर पर्दे के पीछे कांपने लगा। राजीव जल्दी से अंदर आया और बिस्तर पर लेटी प्रिया को उठाकर उसे अच्छी तरह से देखने लगा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। प्रिया को सही सलामत देखकर राजीव की जान में जान आई। तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे छुपे हुए आदमी पर गई। विद्युत, चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठकर बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी और यहीं खत्म कर दूंगा और इसके लिए कोई भी मुझे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहते हुए राजीव ने अपना फोन निकाला और सब कुछ सोशल मीडिया पर लाइव कर फोन के कैमरे को विद्युत की तरफ कर दिया। विद्युत अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा कमरा है, तुम जबरदस्ती इस कमरे में घुसे हो, ये गलत है। तुमने एक कमरा किराए पर लिया और तुम धोखे से मेरी पत्नी को भी यहाँ लेकर आए हो और इसका सबूत है इस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा। और तो और तुमने हाउसकीपर को भी उसका मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत दी। ये जुर्म उस हाउसकीपर ने पहले ही कबूल कर लिया है। मैं जानता हूं कि अंबानी फैमिली से तुम्हारा अच्छा रिश्ता है और उनकी कंपनी के साथ भी तुम्हारी बिजनेस डील चल रही है, लेकिन आज मैं ये सब खत्म कर दूंगा इस लाइव शो की मदद से। हर कोई देखेगा कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली के ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे भी हैं। इतना कहकर राजीव ने प्रिया को जगाया। उठो प्रिया, उठो। प्रिया आंखें खोलते ही खुद को होटल के कमरे में देखकर घबरा गई और तेजी से सांस लेने लगी। लेकिन तभी अपने सामने राजीव को देखकर उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी नजर पर्दे के पीछे विद्युत पर पड़ी तो वो डर के मारे चिल्लाने लगी। राजीव ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे संभालने की कोशिश की। डरो मत प्रिया, मैं यहीं हूं, कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभालो। इतना कहकर राजीव प्रिया के पास से उठा और पर्दे के पीछे छुपे विद्युत को बाहर खींचकर निकाला। राजीव उसे मुक्का मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर हलचल होने लगी, जिसे सुनकर विद्युत ने राहत की सांस ली कि तभी राजीव का मुक्का सीधे उसकी नाक पर आकर लगा और तुरंत उसकी नाक से खून बहने लगा। वो दर्द से चिल्लाया, जिसे सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर अंदर आए। उन्होंने देखा कि राजीव उसके चेहरे पर बार बार मुक्का मार रहा था, जिस वजह से उसका चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी कांपता हुआ होटल मैनेजर जल्दी से वहां आया। सर प्लीज, आप इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी और अगर आपकी मार की वजह से इन्हें कुछ हो गया तो हम सब पुलिस को क्या जवाब देंगे? मैनेजर, तुम मुझे डराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हो। ये लड़का अक्सर तुम्हारे होटल में आता जाता रहता है, ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ इसने जबरदस्ती की है। और जब उन लड़कियों ने पुलिस को बुलाने की बात कही तो तुमने तब पुलिस को बुलाने में इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई जितनी आज दिखा रहे हो? आज अचानक तुम्हें पुलिस की याद कैसे आ गई? राजीव की बात सुनकर होटल मैनेजर चुप हो गया। उसके पास राजीव की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी एक बार फिर से राजीव ने विद्युत को मारना शुरू कर दिया। विद्युत, बताओ तुमने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ ऐसे ही किया है?
तुम्हें शर्म नहीं आई उन मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए? वहीं राजीव के फोन पर चल रही लाइव स्ट्रीमिंग को देखकर लोगों का गुस्सा भी हद से बाहर हो गया। वो भी विद्युत को और मारने के लिए शोर मचाने लगे। बोलो, तुमने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है और इसमें तुम्हारा साथ कौन दे रहा है? क्या इस सब में होटल का स्टाफ भी शामिल है? अगर तुमने आज सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लगातार थप्पड़ लगने की वजह से विद्युत का चेहरा बुरी तरह सूज गया। उसे दिन में ही तारे दिखाई देने लगे थे। उसके चेहरे का एक हिस्सा दर्द से सुन्न हो गया। तभी उसने राजीव की बात का जवाब दिया। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज अब भगवान के लिए मुझे मारना बंद करो। मैंने हर बार की तरह ही प्रिया के जूस में नशीली दवा मिलाई थी। होटल के वेटर ने भी मेरी मदद की प्रिया को यहाँ तक लाने में। मैंने बाकी लड़कियों को भी ऐसे ही अपना शिकार बनाया था और हर बार मैंने ऐसे ही उस वेटर को पैसे दिए थे। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, होटल में मौजूद हर कोई दंग रह गया। ये सुनकर होटल मैनेजर का चेहरा भी पीला पड़ गया। मिस्टर विद्युत, आप ऐसा मत कहिए। हमारे होटल का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। आप इन सब बातों से हमारे होटल की बदनामी कर रहे हैं। मैनेजर, अब बकवास मत करो। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या तुमने भी मुझसे इन सब चीजों को लेकर बातचीत नहीं की थी? तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम मुझे ये सब शूट करने में और ऑनलाइन अपलोड करने में मदद करोगे ताकि वो लड़कियां मुझे परेशान ना कर सके। ये तुम्हारा ही आइडिया था। ये सुनकर राजीव ने होटल मैनेजर की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग डर से सफेद पड़ गया। तभी उसने तुरंत बात को बदलते हुए अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। ये सब झूठ है। चलो हम इस बारे में बैठकर आराम से बात करते हैं। अब कौन तुमसे बात करना चाहता है? मैं जान चुका हूं तुम क्या हो। मेरी पत्नी प्रिया ठीक है, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने का हक मेरा नहीं। लेकिन तुम इंतजार करो, नेटिजन्स तुम्हारे होटल में तुम्हें ही तुम्हारे किए की सजा देंगे। इतना कहकर राजीव वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना सूट ठीक कर अपना मोबाइल फोन लिया और फोन की स्क्रीन को अपने चेहरे के सामने रखकर बोला, हेलो दोस्तों, मैं राजीव। मैं भारत की राजधानी दिल्ली से हूं, लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग मुंबई में हो रही है। मैंने तो विद्युत को सबक सिखा दिया है, लेकिन अगर तुम सब भी उसको सबक सिखाना चाहते हो तो बेझिझक यहां आओ। इसके साथ ही उसने लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिसे देखकर होटल मैनेजर हैरानी से उसे देखता रह गया। विद्युत ने पहले ही सब कुछ सच कह दिया था। लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से यह खबर फैल चुकी थी, जिसका असर उनके होटल पर पड़ने वाला था। वहीं राजीव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और वो होटल से बाहर निकल गए। विद्युत सर, आप हॉस्पिटल जाओ, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। वीर यादव के लोग हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। लाइव स्ट्रीमिंग देखने के बाद उन्हें पता चला कि राजीव कहाँ है। पूरा लाइव स्ट्रीमिंग कमेंट से भर गया। लोग होटल के सामने भीड़ लगाए हुए थे। वो सभी विद्युत को और होटल स्टाफ को सबक सिखाना चाहते थे। राजीव सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ये जो कुछ भी हुआ उसे संभालो। प्रेस के सवालों का जवाब दो और अगर इसमें तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। मैं किसी भी तरह उन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहता हूं। बॉडीगार्ड्स पहले तो राजीव की बात सुनकर चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया वीर यादव के मुताबिक प्रिया को हर कीमत पर बचाना था। अब उन्हें राजीव के लिए कुछ भी करना था, क्योंकि वो प्रिया को नहीं ढूंढ पाए थे। इसलिए अब उन्होंने सिर्फ राजीव की हाँ में हाँ मिला दी। और वहाँ वीर भी इस पूरे मामले को लेकर गुस्से में था। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ ताकि ये पूरी वीडियो क्लिप सभी तक पहुंचाई जा सके। ये ऑर्डर देकर जैसे ही वीर ने फोन रखा, उसके दादाजी रंजीत वीर पर भड़क गए। क्या तुम लोग पागल हो जो तुम इन अमीर आदमियों पर भरोसा कर रहे हो? ये अमीर आदमी किसी का भला नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? ये सुनकर वीर ने गुस्से से उनकी ओर देखा। आपने मुझे फैमिली का बिजनेस संभालने के लिए वापस आने के लिए कहा, लेकिन अब आप ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। उस सौरभ ने तो पहले ही आपको बहुत बेइज्जत किया है। इसलिए अगर मैं अंबानी परिवार और राजीव से अपने रिश्ते सुधार सकता हूं तो इसमें क्या गलत है? वीर की ये सारी बातें पास में खड़े वीर के पापा सुरेंद्र यादव भी सुन रहे थे। पापा ने इतने सालों से हमें विदेश में रखा था,
और आपने भी कुछ दिन पहले ही फैमिली बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अब सबकी नजरें मुझ पर हैं, लेकिन अब आप टेंशन मत लो, मैं और शनाया मिलकर सब संभाल लेंगे। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें कोई इंटरफेयर ना करें। अपने पोते की ये बातें सुनकर रंजीत चौंक गए, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे। वो बूढ़े हो गए थे और उनके पास इस उम्र में अपना फैमिली बिजनेस द टाइकून ऑफ शिपिंग वीर को सौंपने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो वीर की बात सुनकर चुप रहे और बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन कल शादी में कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। आप चिंता मत करो दादाजी, शनाया मेरी पसंद है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसकी इस बात को सुनकर रंजीत ने हाँ में सिर हिलाया। वो इन बातों को सुनकर अब कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक सुनसान इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जिसे देखकर लग रहा था कि उसका काम सालों पहले ही बंद हो चुका है और यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कमरा बना हुआ था, जहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। बाहर से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक नकाबपोश आदमी ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लाला भाई, यही है वो आदमी जिसकी वजह से हम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इसी ने केरला से आने वाला हमारा सारा माल पुलिस से पकड़वा दिया था। वहीं एक तरफ बैठा गुंडे जैसे दिखने वाले लाला ने घूर कर टीवी की तरफ देखा और राजीव को देखकर दांत पीस लिए। कोई बात नहीं, इसने हमारा जो नुकसान किया है उसकी इसे और पूरी मुंबई को अब एक साथ कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम बस देखते जाओ कैसे इस देश का नामो निशान हम नक्शे से बाहर करते हैं। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगा। उसके बाकी साथी भी जोर से इस बात पर हंस रहे थे, इस बात से अनजान कि एक अंधेरे कमरे में दो आंखें उन्हें देख रही थीं। वहीं राजीव प्रिया के साथ ईशिता के विला में वापस लौट आया। प्रिया को सही सलामत देखकर ईशिता ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड राजीव, मैं तो डर ही गई थी विद्युत से तुम्हारी लड़ाई का लाइव स्ट्रीम देखकर। वो इतना कमीना कैसे हो सकता है? उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना कहकर ईशिता ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। काश मैं भी उसे 2-4 थप्पड़ मार पाती। खैर, ये सब मेरी ही लापरवाही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो हाउसकीपर विद्युत के साथ मिला हुआ होगा। मुझे तो अब भी उस सब के बारे में सोचकर डर लग रहा है। ना जाने वो कब से मुझ पर नजर रखे हुए था। प्रिया की बात सुनकर ईशिता ने अपने सामने रखी टेबल पर गुस्से से जोर से हाथ मारा। ये विद्युत बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन क्या उसकी इन हरकतों के बारे में आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं था? मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर उसके परिवार का किसी बड़े आदमी या पुलिस वाले से कोई कनेक्शन है, वरना इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी वो हर बार कैसे बच सकता है? क्या फर्क पड़ता है उसका किसी भी बड़े आदमी या पुलिस वाले से कोई भी कनेक्शन होने से, क्योंकि वो अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस चुका है। राजीव की बात सुनकर ईशिता को थोड़ी तसल्ली हुई। वो ये जानती थी कि विद्युत की फैमिली उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरी तरफ विद्युत की फैमिली उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन विद्युत के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हो चुका था और पुलिस के पास इस बात का सबूत भी मौजूद था। ये सब जानकर उसकी फैमिली को भी गहरा सदमा लगा था। पहले तो पुलिस वाले उसके बेटे को रिश्वत लेकर छोड़ देते थे, लेकिन अब लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से उसकी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी, तो रिश्वत लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। एसीपी विक्रम रहेजा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है और मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा गया है और क्यों उसे मारने वाले आदमी को कोई कुछ नहीं कह रहा है? आप अपने बेटे से ही क्यों नहीं पूछते कि उसे क्यों पीटा गया है? क्या अब भी मुझे सब कुछ साफ साफ बताने की जरूरत है? इस बार गलत आदमी से पंगा लेने की गलती की है आपके बेटे ने। आदर्श ईसीपी की बात सुनकर हैरान रह गया। ये तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? कौन है वो आदमी जो इतना पावरफुल है कि तुम भी उसे छू नहीं सकते? हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और हाँ, आप भी इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो उन बाकी आदमियों की तरह नहीं है जिसके साथ आपने पहले डील की थी। ये हम सब की पहुंच से बहुत ऊपर है। विद्युत किस्मत वाला है कि वो अभी भी जिंदा है। और हाँ, कल अंबानी परिवार में शादी है। अगर आपकी मिस्टर राजीव से मुलाकात हो
तो चुपचाप उनसे माफी मांग लेना, वरना अपने बेटे की जिंदगी तो खत्म ही समझो। एसीपी अतुल की ये बातें सुनकर आदर्श दंग रह गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विद्युत को बिस्तर पर सूजे हुए चेहरे के साथ लेटे हुए देखकर उसके दादाजी सुशील महाजन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि ऐसी मुसीबतें खड़ी करो। मजे करना अलग बात है, लेकिन अंबानी फैमिली के मेहमान के साथ ऐसा करना ये सही नहीं था। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी ये गलती हमारी फैमिली और अंबानी फैमिली के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी पैदा कर सकती है। अपने दादाजी की ये बात सुनकर विद्युत भड़क गया। उसे उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। आपने ये भी देखा कि उसने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आ रहा? तुम्हें वही मिला जिसके तुम हकदार थे। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, लेकिन गलती तुम्हारी ही थी। और अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारी ये खबर लाइव दिखाई जा रही है। अगर ये खबर ज्यादा फैल गई तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उन दोनों की ये बहस देखकर पास में ही खड़ी विद्युत की दादी जी ने सुशील को विद्युत को डांटने से रोक दिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? विद्युत की पहले से ही तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? क्या आपको मेरे पोती की हालत नहीं दिख रही है? हाँ बोलो। तुम किसी को भी विद्युत की हालत के लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हो? तुम्हारे इस लाडले के दिमाग पर ही प्ले बॉय बनने का भूत चढ़ा हुआ था और तुमने हमेशा की तरह उसकी गलतियों को छुपाया है। लेकिन अब इसकी ये गलतियां इतनी बढ़ गई हैं कि इसके किए की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। सुशील जी की ये बात सुनकर उनकी पत्नी तो चुप हो गई, लेकिन अपने दादाजी की बात सुनकर विद्युत भड़क गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मुझे बस वो लड़की पसंद है। मैं कल शादी में तो नहीं जा सकता, लेकिन दादाजी आपको उस लड़की से मिलना चाहिए। उसका नाम प्रिया है और मैं उसे पसंद करता हूँ। विद्युत की बात सुनकर सुशील का मन कर रहा था कि वो उसको कसकर एक चांटा लगा दे, लेकिन उसकी हालत देखकर उन्होंने उसे फिर से डांटना शुरू कर दिया। विद्युत, तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की के पास ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए मरे जा रहे हो? मैं उसे बहुत चाहता हूँ दादाजी। उसके सिवा ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे मैंने पाना चाहा और मैं उसे ना पा सका। लेकिन प्रिया ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मुझे उससे अपना बदला लेना है। उसे ये कहते हुए सुनकर सुशील जी हैरान हो गए। विद्युत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? राजीव के साथ हम कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो दिल्ली से आया है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे पापा और मैं कल उनके घर की शादी में जाएंगे और तुम्हारी तरफ से उन सब से माफी मांगेंगे। और जहाँ तक प्रिया की बात है तो उसे भूल जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली का और हमारे बिजनेस का दिवालिया निकले तो अपने मन से उस लड़की का ख्याल निकाल दो, वरना मैं तुम्हें अपने बिजनेस और घर से बेदखल कर दूंगा। मैं तुम्हारे इस बेकार के शौकों के चक्कर में अपने पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकता। अपने दादाजी की ये बातें सुनकर विद्युत बहुत दुखी हो गया और अब बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वहीं अगली सुबह ईशिता राजीव और प्रिया को अपने साथ अंबानी फैमिली की शादी के फंक्शन में ले गई। अंबानी फैमिली की ये शादी इस शहर की बड़ी शादियों में से एक थी। मुंबई शहर से कुछ दूर अंबानी फैमिली का एक बेहद रॉयल फार्म हाउस था, जिसे आज बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। ये फार्म हाउस काफी किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिससे कि शादी में आए अनगिनत मेहमानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन, मशहूर एक्टर एक्ट्रेस और काफी हाई ऑफिशियल्स भी शादी में शामिल होने आए थे। राजीव और प्रिया भी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी राजीव के फोन पर एक कॉल आई। नंबर देखकर वो एक तरफ चला गया। इस टाइम तुमने मुझे कॉल किया है, मतलब जरूर कोई ऐसी बात है जो बताना बहुत जरूरी है। तभी दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी आवाज आई। सर, केरला में जो गैर कानूनी माल पकड़ा गया था
मैं उसकी ही छानबीन में लगा हुआ हूँ। मुझे पता चला है कि कुछ संदिग्ध लोग मुंबई में ही छिपकर कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी तो मैं अभी नहीं जुटा पाया, लेकिन ये लोग जो भी प्लान कर रहे हैं उससे इतना तो तय है कि इससे मुंबई शहर के साथ साथ ये देश हिल जाएगा और इस प्लान से ही ये आपसे अपना बदला लेंगे। ये सब सुनकर राजीव की भौं तन गई। वो अपने मन ही मन एक गहरी सोच में चला गया। सर, मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियोस भेज रहा हूँ। हो सकता है कि आपको उससे कोई मदद मिले। बाकी जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने फोन रख दिया। तभी राजीव के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आए और उन्हें देखकर वो हैरान रह गया। तभी अचानक से प्रिया ने उसे आवाज लगाई। राजीव ने जल्दबाजी में अपने फोन में कुछ टाइप किया और अपने साथियों को सतर्क रहने और इस मामले के बारे में पता लगाने के लिए बोलकर वो जल्दी से प्रिया के पास चला गया। राजीव और प्रिया भी शादी में पहुंच चुके थे। रॉयल फार्म हाउस में एक बड़ा रूम था जिसमें दुल्हन रेडी हो रही थी। प्रिया दुल्हन के लहंगे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने किसी से सुना था कि दुल्हन का लहंगा बहुत खूबसूरत है और इस लहंगे में हीरे और सोने के तारों से कढ़ाई की हुई है। वो लहंगा विदेश से स्पेशली किसी बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। इशिता, मैं शनाया का लहंगा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर ईशिता के चेहरे पर मुस्कान छा गई, जिसे देखकर प्रिया भी मुस्कुराने लगी। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, उसने अपने सामने से आते हुए किसी को देखा। उन्हें देखकर ईशिता के चेहरे पर एक ही पल में उदासी छा गई। इतना सब होने के बाद भी आपकी इस शादी में आने की हिम्मत कैसे हुई? आपको शर्म आती है या नहीं? इतना सब होने के बाद भी आप मुंह उठाकर यहाँ चले आए। ये सुनकर वहाँ मौजूद प्रेस वालों ने सुशील जी और आदर्श महाजन को जैसे ही देखा वो उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन आज अंबानी फैमिली में शादी थी, इसलिए उन्होंने कोई भी शोर शराबा नहीं किया। वो बस चुपचाप सुशील जी और आदर्श के चेहरे को देख रहे थे। वहीं ईशिता की बातें सुनकर प्रिया को भी अंदाजा हो गया कि वो कौन है। तभी उन्हें देखकर राजीव ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया राजीव के चेहरे पर आए हुए गुस्से को साफ देख सकती थी। अरे राजीव, ये बड़े ही बेशर्म लोगों में से है। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म बाकी होती तो ये यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद बहुत से नेटिजन्स भी इनके खिलाफ हो गए हैं। जल्दी ही इनकी फैमिली और इनकी कंपनी दोनों ही डूबने वाली है, क्योंकि नेटिजन्स अच्छा और बुरा, सही और गलत अच्छी तरह से जानते हैं। और अब इनके परिवार के साथ वही होगा जो होना चाहिए। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम मानते हैं कि हमारे बेटे की गलती है, लेकिन हम उसकी तरफ से आपसे यहाँ माफी मांगने आए हैं। ओह रियली? मुझे हैरानी हो रही है कि आप दोनों यहाँ माफी मांगने आए हैं। क्या आपको किसी ने ऐसा करने की सलाह दी है, या फिर इंटरनेट पर आपके परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, जिसे देखकर आप यहाँ माफी मांगने का ड्रामा करने आए हो? विद्युत ने जो कुछ भी किया है ना, वो सब उसे आपसे ही विरासत में मिला है। उसने जो भी किया उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। ईशिता की ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद सुशील जी और आदर्श राजीव और प्रिया से बात करने के लिए उनकी तरफ जाने लगे कि तभी वीर का एक आदमी उनके पास आया और उसने राजीव को बताया कि वीर उनसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर राजीव ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और प्रिया का हाथ पकड़कर ईशिता के साथ वहाँ से चला गया। उसने एक बार भी सुशील और आदर्श की तरफ नहीं देखा। राजीव के ऐसे बर्ताव से सुशील जी समझ गए थे कि राजीव आसानी से बात नहीं करने वाला है। पापा, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी। मुझे नहीं लगता कि ये राजीव हमसे बात करेगा। ये बहुत बड़ा आदमी है, इसकी पहुंच दूर दूर तक है और हमने इससे मिलकर इससे माफी मांग भी ली, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। जरूर राजीव के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? राजीव को बुलाने का मकसद शनाया और यादव फैमिली को खुश करने का बस एक तरीका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सौरव के पकड़े जाने के बाद राजीव को तो यादव परिवार का दुश्मन बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा राजीव को इस शादी में इनवाइट किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? सुशील की ये बातें सुनकर आदर्श जोर जोर से हंसने लगे।
इस सब के बारे में सोचने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे भी अब वीर यादव फैमिली का वारिस है। राजीव की वजह से ही सौरभ अरेस्ट हुआ है। इसके लिए वीर अब राजीव का शुक्रिया अदा तो करेगा ही। इसके अलावा वो अंबानी फैमिली का मेहमान है। आखिर अब कौन इस राजीव से पंगा लेने की हिम्मत करेगा? बस आपका वो लाडला पोता ही है जिसने जानबूझकर राजीव से दुश्मनी मोल ली है। उसकी इस हरकत को भी आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कहीं का नहीं छोड़ा है आपके लाडले ने हमें। ये सुनकर सुशील जी ने घूरकर आदर्श को देखा तो उन्होंने तुरंत बात बदल दी। खैर छोड़िए ये सब, हमें तो अब किसी भी तरह राजीव से माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नेटिजन्स भी हम पर एक साथ मिलकर हमला करेंगे और पहले जिन लड़कियों के साथ विद्युत ने गलत किया है वो भी आपके लाडले की हरकतों का खुलासा करने के लिए आ जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आदर्श की बात सुनकर सुशील जी थोड़ा हैरान हो गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर कोई बाहर का आदमी आकर उनके ही शहर में उनके पोते को इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंचा सकता है। राजीव ने एक ही झटके में उनका घमंड तोड़ कर रख दिया था और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, जो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। उन्होंने चुपचाप आदर्श की बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। राजीव और प्रिया को ईशिता शनाया से मिलाने के लिए ले गई। प्रिया तो वहां पर बातों में बिजी हो गई, लेकिन राजीव वहां से अपने वीआईपी रूम में चला गया जहां पहले से ही सुशील जी और आदर्श बैठे हुए थे। राजीव ने उनकी तरफ देखा तो उन दोनों की आंखें झुक गई। आओ राजीव, बैठो। उनकी बात सुनकर राजीव ना चाहते हुए भी ठीक उनके सामने सोफे पर बैठ गया। राजीव, दरअसल मैं इस शादी में स्पेशली तुमसे ही मिलने के लिए आया था। तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में काफी पता किया है। हर कोई बस तुम्हारी ही तारीफ के गुणगान करता रहता है और आज तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम सच में इस गुणगान के लायक हो। मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप क्यों मेरी तारीफ कर रहे हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जो मेरे साथ दोस्त बनकर रहता है मैं उसके साथ दोस्ती निभाता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे दुश्मनी करता है तो उसे मेरा भी वही रूप दिखाई देता है। ये सुनकर सुशील जी और आदर्श को सौरभ की हालत याद आ गई। तुम्हारी ये बात सुनकर आज मुझे पता चल रहा है कि सौरभ जेल में क्यों है। सौरभ को आज जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो मुश्किलें उसने अपने लिए खुद खड़ी की हैं। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। राजीव की ऐसी बातें सुनकर सुशील और आदर्श हैरान रह गए। राजीव, क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम एटीट्यूड और ईगो से भरे हुए हो? लेकिन किसी का भी घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता। आदर्श की बात का राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही ठीक है, लेकिन सौरभ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी की है और यादव फैमिली भी इस बात से अनजान नहीं है। अब यादव फैमिली मुझसे इस बात का बदला लेना चाहे तो ले सकती है। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर आपकी वजह से इस शादी में कोई भी रुकावट आई या फिर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस शादी में कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूँ। यादव फैमिली के मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस चाहते हैं कि तुम विद्युत को माफ। तभी राजीव ने उसकी बात बीच में काट दी। अगर आज वीर और शनाया की शादी नहीं होती तो मैं आपके बेटे को वहीं पर जान से मार देता। सारा के साथ तभी के तभी हमेशा के लिए खत्म हो जाता। राजीव की बातों से सुशील जी साफ समझ रहे थे कि राजीव इस समय ना तो झूठ बोल रहा है और ना ही मजाक कर रहा है। सुशील और आदर्श पहले भी राजीव के बारे में पता कर चुके थे। वो जानते थे कि राजीव क्या कर सकता है। देखो राजीव, हमारे पास और कई रास्ते हैं इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा हर समस्या का हल ताकत नहीं होती। सुशील की ऐसी बात सुनकर राजीव को अब बेइज्जती महसूस हो रही थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। अभी मैंने हाथ खोला हुआ है, लेकिन इस शादी के हो जाने के बाद मैं अपनी मुट्ठी बंद भी कर सकता हूँ और इस मुट्ठी के बंद होते ही
सारे फैसले अपने आप हो जाएंगे और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राजीव की बात सुनकर सुशील जी घबरा गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि राजीव उन्हें ऐसा जवाब देगा। वो तो अपने पोते के बर्ताव के लिए राजीव से माफी मांगना चाहते थे और अपने परिवारों के बीच झगड़े को सुलझाकर उनकी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर राजीव ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। सुशील जी, आप मुझसे यहाँ मिलने आए अपने मतलब के लिए, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ अंबानी फैमिली की वजह से जानता हूँ, वरना मैं आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता। और हाँ, मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये आपकी भूल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ कि आप क्या चीज हैं। राजीव, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो बस विद्युत की। मैं जानता हूँ आप अपने पोते के लिए परेशान हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पोते के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए। मैं यहाँ बस इसलिए आया था क्योंकि वीर मेरा दोस्त है और उसने मुझे कहा कि मैं आपकी बात एक बार सुन लूं। राजीव, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। आपने ही इस दुश्मनी की शुरुआत की है। सोचना तो अब मुझे है कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे भी अगर आपको यादव फैमिली को मेरा दुश्मन बनाना है तो शौक से आगे बढ़िए। राजीव की बातें सुनकर सुशील जी और आदर्श हैरान रह गए। तभी राजीव उठकर सुशील जी के पास गया। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ। चाहे आप कोई भी हो या आपके कनेक्शन कितने भी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं आपको आराम से मात दे सकता हूँ। राजीव ने कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए नहीं किया, लेकिन सुशील जी के साथ ऐसा करना अब जरूरी था। वहीं राजीव की बातें सुनकर सुशील और आदर्श का चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार उन्हें समझ में आ गया था कि विद्युत ने ऐसा क्यों कहा था कि राजीव का सामना करना आसान नहीं है। सुशील अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी राजीव वहां से उठा और उस कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाते वक्त उसने कमरे का दरवाजा बहुत जोर से दे मारा, जिसकी वजह से सुशील अपनी सोच से बाहर आया। आदर्श, तुम विद्युत को मत बताना कि राजीव ने मुझसे इस तरह बात की है। अगर उसे ये बात पता चली तो वो इसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराएगा। इतना तो मैं अब जान चुका हूँ कि इस राजीव के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही हमारे परिवार की इज्जत को बचाना भी उतना ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ वीर को पता चला कि राजीव विद्युत के दादाजी से मिलकर बाहर आ चुका है, इसलिए वो तुरंत उनके पास गया। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था ना कि सबका कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? उसने हमारे परिवार की इज्जत रौंद कर रख दी है और मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। वीर आगे कुछ नहीं बोलना चाहता था। काफी मिन्नतों के बाद उसने उन्हें राजीव से मिलने के लिए जाने दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं राजीव प्रिया के साथ आगे की लाइन में बैठा था। ये देखकर लोगों की भीड़ ने खुसुर फुसुर करना शुरू कर दिया। अरे ये आदमी कौन है? ये आगे की लाइन में क्यों बैठा हुआ है? देखने में तो वो कोई खास मेहमान नहीं लग रहा, तो फिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये आगे की सीट पर जाकर बैठ गया? इस आदमी की वजह से कितने ही खास मेहमान पीछे खड़े हैं। इस आदमी को यहाँ से हटाओ। राजीव अभी कुछ देर पहले ही उस सीट पर बैठा था। उसे भी लोगों की ये बातें सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। जब राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत उसे ही घूर रही थी। हेलो, तुम इस जगह पर कैसे बैठ सकते हो? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये तुम्हारी सीट नहीं है। उसकी बात सुनकर राजीव खुद को उससे सवाल करने से रोक नहीं पाया। तो यहाँ आपके हिसाब से किसको बैठना चाहिए? ये बात तो साफ है कि ये इस शादी में आए खास मेहमानों की सीट है। तुम यहाँ बैठने वाले कौन होते हो? देखो मेरे पीछे कितने खास मेहमान खड़े हुए हैं। तुम उठो यहाँ से और उन्हें बैठने दो। चलो उठो। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराने लगा, लेकिन उसे मुस्कुराता हुआ देखकर पीछे बैठी औरत को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? अब चुपचाप यहाँ से उठो और पीछे चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी, समझे? उन दोनों की ये सारी बातें प्रिया भी सुन रही थी। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? ये कोई तरीका है आपका किसी से बात करने का? वो औरत प्रिया की बातों से चिढ़ गई। देखिए मैडम, मैं इस आदमी की इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ,
लेकिन ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता। इस आदमी की जगह वहाँ है, यहाँ नहीं। उस महिला ने उस फार्म हाउस के कोने की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। राजीव ने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे और उस औरत को राजीव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी है। उसके कपड़ों को देखकर ही उस महिला ने उसे आगे की लाइन में उस सीट पर से उठने के लिए कहा, क्योंकि वो सीट सबसे ज्यादा खास मेहमानों के लिए थी। उसका मानना था कि वो एक अच्छी खासी अमीर फैमिली से है और इस शादी में खास मेहमान भी हैं, तो वो अपनी लाइन में किसी गरीब को कैसे बैठने दे सकती थी। प्रिया राजीव की इस तरह इंसल्ट होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या वहाँ बैठने के लिए किसी ग्रेड की जरूरत है? इस शादी में सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए शामिल हुए हैं। आप प्लीज इस तरह की बातें करके माहौल को खराब मत कीजिए। उस औरत का नाम रानी कपूर था। वो प्रिया की बातों से और भी ज्यादा भड़क गई। वैसे तुम लोग बहुत बेशरम हो। आखिर तुम हो कौन? हम सब इंसानियत के नाते तुम लोगों को यहाँ से भगा नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली हम भी यहाँ पर गेस्ट ही हैं। मैंने तुम लोगों के बारे में ना तो कभी सुना, ना ही तुम्हें कभी यहाँ देखा। आखिर तुम लोग यहाँ आए कैसे हो? क्या तुम लोगों के पास इनविटेशन कार्ड है? राजीव और प्रिया के पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, क्योंकि शनाया अंबानी के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक फोन कॉल ही काफी था। नहीं, मेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। देखा, मैं बिल्कुल सही थी। क्या आप लोगों ने सुना? इन दोनों के पास इनविटेशन कार्ड है ही नहीं। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इतनी बड़ी शादी में बिना इनविटेशन के बैठे हैं। कितने बेशरम लोग हैं ये। गार्ड्स, जल्दी इधर आओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। पक्का चुपके से ये दोनों अंदर घुस आए हैं और यहाँ तमाशा करना चाहते हैं। हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आज अंबानी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम इन दोनों की वजह से इस शादी को बर्बाद नहीं करने दे सकते। और मैं कब से सोच ही रहा था कि ये गंदी सी स्मेल आखिर कहाँ से आ रही है। अब पता चला कि गरीब लोग इतने करीब बैठे हैं। आसपास के लोग भी इस मजाक में शामिल होने लगे और कुछ न कुछ राजीव और प्रिया के बारे में बातें बनाने लगे। राजीव बिना कुछ कहे बस हंसा और पास खड़े बॉडीगार्ड को देखा। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। उसने राजीव और प्रिया से सवाल किया, आई एम सॉरी, पर क्या आप दोनों मुझे इनविटेशन कार्ड दिखा सकते हैं? और अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये क्या कह रहे हो तुम? और वैसे भी अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो आप मुझे दोबारा इनवाइट नहीं कर पाएंगे। राजीव की बात सुनकर आसपास के लोग उस पर हंसने लगे। सब फिर से प्रिया और राजीव का मजाक बनाने लगे। इनकी बातें तो सुनो। ये आदमी कह रहा है कि इसको इनवाइट करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि हम सब इसको इनवाइट करने के लिए मरे जा रहे हैं। देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमें यहाँ पुलिस बुलानी पड़ जाए। मिसेस कपूर की बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, शनाया का बॉडीगार्ड बीच में आ गया और उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को पीछे धकेल दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? और आप लोग सब अपनी बकवास बंद कीजिए और बताइए कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। शनाया के बॉडीगार्ड को वहाँ खड़े वेटर ने वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस मेहरा, ये सब हमारी गलती है। हमें आपका ध्यान रखना चाहिए था। बॉडीगार्ड को वेटर की बातें सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा था कि वहाँ मौजूद लोगों ने राजीव और प्रिया के साथ इतना बुरा बिहेव किया। ये दोनों मिस अंबानी के गेस्ट्स हैं। इन्हें फर्स्ट रो में बैठाने का ऑर्डर था और ये शादी के स्पेशल गेस्ट भी हैं। क्या कहा? स्पेशल गेस्ट? क्यों, आपको इस बात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। वो तो बस मुझे इनके बारे में पता नहीं था। आई एम सॉरी। मिसेस कपूर ने तुरंत माफी मांगी और जैसे ही उसने राजीव की ओर देखा, उसका चेहरा शर्मिंदगी से पीला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि राजीव का इतना सम्मान किया जाएगा। वो न केवल अंबानी फैमिली का गेस्ट था, बल्कि शादी में वीआईपी सीट उसकी होगी। ये जानकर वहाँ सब लोग चौंक गए। क्या अब मुझे आप सबको बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है? मिसेस कपूर एक पल के लिए चौंक गई और जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। राजीव ने अपनी उंगलियां चटकाई और बॉडीगार्ड को इशारा किया, यस सर,
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस औरत को यहाँ नहीं देखना चाहता। राजीव की बात सुनकर उस मिसेस कपूर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो एकदम से अपना आपा खो बैठी। अरे वाह, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये फंक्शन तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चली जाऊंगी? बेशक ये मेरा फंक्शन नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपके यहाँ होने से मेरा मूड खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ बैठना चाहिए। दरवाजा उस तरफ है, आप चाहे तो वहाँ बैठ सकती हैं। राजीव की बातों ने मिसेस कपूर को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम ज्यादा मत बोलो। यहाँ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या तुम? इसीलिए कि हम फर्स्ट रो में बैठे थे तो तुमने हमें इतना बुरा भला कहा, हमारी बेइज्जती की, और जब तुम्हें पता चला कि हम कौन हैं तो तुम डर गई। मैंने भी वही किया जो कुछ देर पहले तुमने हम दोनों के साथ किया था। आसपास के लोग जो मिसेस कपूर के साथ मिलकर राजीव और प्रिया का मजाक बना रहे थे, वो लोग अब उसके खिलाफ बोलने लगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, इसे इतने घमंड से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये इसके घमंड का ही नतीजा है जो अब इसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हम दोनों से भी गलती हो गई, हमें माफ कर देना आप लोग। वहाँ मौजूद सब लोग अब राजीव की तरफ से बोलने लगे। राजीव हंसने लगा। यही रियलिटी थी। जहाँ अब तक सब राजीव के खिलाफ थे, वहीं अब उसकी तरफ से मिसेस कपूर को सुना रहे थे। आई एम सॉरी मिसेस कपूर, क्या आप और मिस्टर कपूर साइड हट सकते हैं? बॉडीगार्ड की बात सुनने के बाद मिसेस कपूर गुस्से में आ गई। वाह भाई वाह, ऐसी क्या खास बात है अंबानी फैमिली में? पहले तो एक लड़की की मुश्किल से शादी हो पाई थी और अब एक देहाती के लिए हमें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। बस बहुत हो गया, आप चुप ही हो जाओ। क्या तुम चाहती हो कि हमारे परिवार का दिवालिया निकल जाए? ये सुनकर मिसेस कपूर चुप हो गई। मिस्टर एंड मिसेस कपूर को गेट तक ले जाया गया। सब लोग अब राजीव के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शादी हो चुकी थी। लाल जोड़े में जब शनाया स्टेज पर आई तो ये देखकर राजीव ने भी खुशी से अपना सिर हिलाया। प्रिया भी ये देखकर खुश थी। तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं, तुम्हें भी स्टेज पर जाना चाहिए। प्रिया की बात सुनकर राजीव भी स्टेज पर चला गया। एक अजनबी को देखकर वहाँ सब थोड़ी देर के लिए राजीव को ही देखते रहे। कुछ लोग तो बात भी बनाने लगे। ये आदमी कौन है? क्या ये मिसेस अंबानी की शादी में इनवाइटेड है? ये आदमी वर्मा फैमिली से है, लेकिन यहाँ इसे क्यों बुलाया गया? क्या ये वही आदमी है जिससे शनाया के अफेयर की खबर फैली थी? हाँ, मुझे याद आया, ये राजीव मेहरा है, दिल्ली से। लास्ट टाइम जब शनाया दिल्ली गई थी तो इसी के साथ थी और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। भीड़ में लोग बातें बना रहे थे। राजीव खड़ा होकर बिना किसी की बात पर ध्यान दिए शनाया और वीर को ब्लेसिंग्स देकर नीचे उतर गया। राजीव को पता था कि लोग तो बातें बनाएंगे ही, लेकिन उसने किसी की बात को सीरियसली नहीं लिया। इसी बीच भीड़ में लोग अब भी गॉसिप कर रहे थे। वहीं शनाया और वीर एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। अब कुछ भी हो, पुराना प्यार भुलाए नहीं भूला जाता। अब आप लोग ही देख लीजिए, शनाया ने अपनी शादी में अपने पुराने यार को भी तो बुलाया ही है। बिल्कुल सही, शनाया राजीव के पीछे किस तरह दीवानी थी ये बात सबको मालूम है, और शनाया की शादी के जश्न में भी राजीव मौजूद है। शनाया और राजीव की आशिकी के बारे में तो हमें मालूम है, लेकिन शायद अभी यादव परिवार उनकी अय्याशी के बारे में पूरी तरह नहीं जानता। लगता है बिना जांच पड़ताल किए ही शनाया को अपने घर की बहू बना रहे हैं। हो सकता है कि वीर के परिवार वालों को सचमुच इनकी सच्चाई ना मालूम हो, और फिर राजीव ने तो उस वक्त ही पूरे मामले को बड़ी होशियारी के साथ दबा दिया था। राजीव वहाँ मौजूद उन लोगों की बातों को सुन रहा था। कहने को तो वो उन्हें जवाब दे सकता था, मगर शनाया की शादी में बेकार का तमाशा ना हो, इसलिए राजीव चुप था। राजीव सिर्फ अपनी पैनी निगाहों से उन लोगों को घूर रहा था जो लोग राजीव और शनाया के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि राजीव को उन पर बेहद गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की बातों से बेखबर शनाया और वीर बड़े आराम से स्टेज पर फोटो खिंचवा रहे थे। इसी बीच उस फंक्शन में मौजूद होस्ट ने एक अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस शनाया और वीर की शादी में आप सबका स्वागत है। अब इस नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए आप लोग एक एक करके स्टेज पर आ सकते हैं।
जैसा हर एक शादी में होता है कि आए हुए मेहमान नए जोड़े के साथ स्टेज पर फोटो खिंचवाते हैं, ठीक उसी तरह शनाया की शादी में भी मेहमानों का स्वागत किया गया। अभी लोग नए जोड़े को बधाई देने ऊपर जाने ही लगे थे कि नीचे खड़ी भीड़ में से एक आवाज आई। अरे भाई वाह वाह वाह, बड़ी अजब गजब लव स्टोरी है आपकी मिस शनाया अंबानी। आपने अपनी शादी में अपने पुराने आशिक को बुलाया और आपका आशिक यहाँ अकेला नहीं आया बल्कि अपनी बीवी को भी साथ लेकर आया है। भाई वाह, मानना पड़ेगा, बेहद दिलचस्प नजारा है। ये आवाज सुनकर जब राजीव अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे सामने मिसेस कपूर नजर आई। इतना कहकर मिसेस रानी कपूर अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिए शनाया की ओर बढ़ने लगी। उनकी ऐसी बात सुनकर शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। आशिक? वो भी मेरा? कहना क्या चाहती हैं आप? अरे इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है शनाया। तुम्हारे और राजीव के कैसे संबंध थे ये हम सबको मालूम है। एक शादीशुदा मर्द पर डोरे डालने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, है ना? लेकिन मुझे वीर और उसके परिवार के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। लगता है शादी तय करने से पहले इन्होंने तुम्हारे पुराने रिश्ते के बारे में ठीक से मालूम नहीं किया। अगर किया होता ना तो ये तुमसे शादी कभी ना करता। राजीव ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रानी कपूर इस तरह सबके सामने शनाया की इज्जत पर कीचड़ उछालने लगेगी। इससे पहले कि राजीव उन्हें कोई जवाब दे पाता, वीर बीच में बोल उठा। अपनी बकवास बंद कीजिए, आपकी इस हरकत के लिए मैं आप पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। वीर ने वहीं सामने खड़े रानी के पति दिलीप कपूर की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट्स गोइंग ऑन मिस्टर कपूर? लगता है आज आपकी वाइफ ने इस पार्टी में मुफ्त की ज्यादा शराब पी ली है। इनकी हरकतों पर काबू रखिए। हमें तुम्हारी शादी में घटिया शराब पीने का कोई शौक नहीं, और मानहानि का केस करने की बात तो तुम करो ही मत। बेइज्जती तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी हुई है। जब हम दोनों फ्रंट रो में जाने वाले थे तो तुम्हारे इस मेहमान राजीव ने हमें वहां से निकाल दिया। क्या यही है तुम्हारी मेहमान नवाजी? जवाब दो हमें। दिलीप कपूर की इस बात का जवाब देने के लिए शनाया की आंटी पूजा अंबानी सामने आई। ओह जस्ट शट अप! इस तरह चिल्लाकर किस बात का जवाब मांग रहे हैं आप मिस्टर कपूर? आप शायद भूल रहे हैं कि ये मेरी भतीजी की शादी है और आप और आपकी बीवी यहाँ बेफिजूल का तमाशा कर रहे हैं। पूजा अंबानी एक जानी मानी हस्ती थी। उसकी कड़क आवाज सुनकर वहाँ सभी लोगों में शांति छा गई। अगर आपको दूसरों की बात बनाने का इतना ही शौक है तो पूरी खबर रखा कीजिए। राजीव और शनाया के रिश्ते बिल्कुल साफ हैं। इन दोनों में दोस्ती होने के अलावा मिस्टर राजीव अंबानी परिवार के बिजनेस पार्टनर हैं। आपने ना सिर्फ शनाया की शादी खराब करने की कोशिश की मगर हमारे बिजनेस पार्टनर की इंसल्ट भी की है। इसलिए आप दोनों को यहाँ रुकने का कोई हक नहीं। सिक्योरिटी, थ्रो देम आउट राइट नाउ। पूजा अंबानी की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने रानी कपूर और उसके हस्बैंड दिलीप कपूर को धक्के मारते हुए वहां से निकाल दिया। वहां मौजूद सभी लोग ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आज शायद पहली बार पूजा अंबानी ने सबके सामने शनाया का साथ दिया था। पूजा ने इस तरीके से सबको जवाब दिया था कि वो शनाया के खिलाफ किसी की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेगी। मिस्टर एंड मिसेस कपूर के वहां से निकल जाने के बाद भी कुछ लोगों के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। उन्हें शनाया और राजीव के संबंध के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। उन लोगों की क्यूरियोसिटी देखते हुए राजीव ने उन्हें जवाब दिया, यूं तो मैं शनाया की शादी में एक मेहमान हूं, लेकिन यहाँ बात मेरी हो रही है, इसीलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब जिसे भी सवाल करने हो वो सीधा मुझसे ही सवाल करे। अंबानी परिवार और यादव परिवार का फंक्शन खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी ने सवाल जवाब की आड़ में अपनी हद पार करने की कोशिश की तो वो अपना अंजाम अच्छे से सोच ले। अब तक लोग ना जाने अपने मन में कितने सवाल लिए बैठे थे। उनका बस चलता तो वो शनाया और राजीव के रिश्ते के बारे में न जाने क्या कुछ कहने वाले थे, मगर राजीव की दमदार बात ने सबका मुंह बंद कर दिया। भला इतनी करारी धमकी के बाद किसमें हिम्मत बची थी कि सरेआम शनाया और राजीव के रिश्ते पर उंगली उठाए। भीड़ में मौजूद लोगों की राजीव के सामने निगाहें झुक गई। उन लोगों को इस तरह शर्मिंदा खड़ा देख राजीव के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं है, एंड दिस इज ग्रेट। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई ऊट पटांग सवाल आए तो उसे अपनी जुबान तक लाने से पहले 100 बार सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो
कि बाद में आपकी जुबान कहीं खुलने के लायक ही ना रहे। राजीव ने सरेआम भीड़ में खड़े लोगों को धमकी दे डाली। स्टेज पर मौजूद शनाया और वीर भी राजीव की बात से बिल्कुल सहमत थे। राजीव का साथ देते हुए वीर ने कहा, शनाया और राजीव के बीच जो भी रिश्ता है उसके बारे में मुझे आप लोगों से नहीं सुनना। मैं बस इतना जानता हूँ कि शनाया मेरी होने वाली बीवी है और मेरी बीवी तक पहुँचने के लिए पहले लोगों को मेरा सामना करना होगा। वीर का ऐसा रिएक्शन देखकर शनाया को बहुत तसल्ली हुई कि उसने पति के रूप में एक स्ट्रॉन्ग इंसान को चुना है। कुछ देर पहले तक पूजा अंबानी को लग रहा था कि यादव फैमिली सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए रिश्ता जोड़ रही है, लेकिन वीर का जवाब सुनकर पूजा भी बेहद खुश हो गई। इतना कुछ होने के बाद अब भला किसमें हिम्मत थी कि वो शनाया की शादी को खराब कर सके। लोगों की तो बोलती बंद हो गई थी, मगर मिस्टर एंड मिसेस कपूर बाहर खड़े ये पूरा नजारा देख रहे थे और उन लोगों के चेहरे भी लटके हुए थे। उन दोनों के अलावा चेहरे तो विद्युत के पिता आदर्श और उसके दादाजी सुशील महाजन के भी लटके हुए थे। बेहद चिंता में आदर्श ने अपने पिता से धीमी आवाज में कहा, यहाँ का माहौल तो काफी अलग हो गया है। क्या आपको लगता है कि लगे हाथ हमें भी राजीव से माफी मांग लेनी चाहिए? माफी तो हमें बेशक मांगनी होगी। राजीव और अंबानी परिवार एक साथ हो चुके हैं। उनकी वजह से विद्युत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए उसकी तरफ से माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा करना ही सही होगा। ध्यान रहे कि आगे से इन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाए। सुशील की बात सुनकर उनके बेटे आदर्श ने एक लंबी गहरी सांस ली। आज विद्युत अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन चुका था, लेकिन अब शर्मिंदगी करने का क्या फायदा। आदर्श को विद्युत की हरकतों पर पहले ही लगाम लगाना चाहिए था। राजीव और प्रिया बेहद ध्यान से आदर्श और सुशील को खुसुर फुसुर करते देख रहे थे। राजीव, जरा इन दोनों को तो देखो, आखिर चल क्या रहा है? इन दोनों की शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे इन्हें अपनी करतूत पर शर्मिंदगी हो। कहीं ये लोग अपनी गलती सुधारने के लिए हमसे माफी मांगने ना आ जाएं। तो क्या तुम इन्हें माफ कर दोगे? सच कहूँ तो मैं तो ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। और वैसे भी अभी पुलिस का फैसला आया ही नहीं है, तब तक के लिए मैं उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। डोंट वरी प्रिया, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर इन लोगों को वकील और कानूनी कार्रवाई में हुए सारे खर्चे भी चुकाने पड़ेंगे। उस विद्युत को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। राजीव ने प्रिया को भरोसा दिलाया और उसकी बातें सुनकर प्रिया को बहुत तसल्ली हुई। शनाया और वीर के फोटोशूट के बाद अब सारे लोग ग्राउंड में बने डाइनिंग एरिया में खाना खाने लगे। लोगों की भीड़ के हिसाब से वो जगह काफी बड़ी थी, इसलिए सभी आराम से इधर उधर घूम पा रहे थे। शनाया की शादी में बेहतरीन डाइनिंग अरेंजमेंट्स किए गए थे और ना जाने कितने ही वेटर्स लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। उस पार्टी में न जाने कितने ही बड़े और फेमस सेलिब्रिटीज मौजूद थे। प्रिया तो उन लोगों को देखकर बेहद खुश हो रही थी। आज से पहले प्रिया ने उन हसीन चेहरों को सिर्फ टीवी और फिल्मों में देखा था। उन सभी सितारों को आज अपनी आंखों के सामने देख प्रिया को भरोसा ही नहीं हो रहा था। इशिता, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्या सचमुच ये वही सुपरस्टार है जिन्हें आज तक मैंने सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर देखा है? Of course, they are real. ये सपनों का शहर मुंबई है। यहाँ फिल्मी सितारों का इस तरह बड़ी पार्टियों में आना कोई बड़ी बात नहीं है प्रिया। मगर इन्हें अमीर लोगों की पार्टियों से क्या मतलब? ये लोग तो खुद इतने फेमस होते हैं। देखो, फेमस होना एक बात होती है और अमीर होना एक बात। इन फिल्मी सितारों को भी तो मौका चाहिए ना कि किसी तरह अमीर लोगों से रिश्ता बनाया जा सके, वरना ये लोग अंबानी परिवार की पार्टी में भला क्यों आते हैं? I don't think so. इन लोगों के पास पैसे की क्या कमी है? एक फिल्म करके ये लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और फिर अमीर घराने में रिश्ता जोड़कर इन लोगों के लिए तो सिर्फ परेशानियां ही बढ़ेंगी। अपनी खुशनुमा और आजाद जिंदगी को छोड़कर अमीर घर में इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अरे, बाहर से हसीन दिखने वाली इस दुनिया की असलियत शायद आपको मालूम नहीं है। अमीर लोगों की चाहत होती है कि उन्हें फिल्मी सितारों की तरह एक खूबसूरत चेहरा मिले और फिल्मी सितारे सिर्फ पैसा चाहते हैं। इन दोनों लोगों की चाहते ही इन्हें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। समझी डियर? प्रिया बेहद ध्यान से इशिता की बातें सुन रही थी। वहीं राजीव
ईशिता की बातों से पूरी तरह सहमत था। आखिर पैसे में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दे। इसी बीच राजीव ने उस पार्टी में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए ईशिता से कहा, इशिता, मैं दूसरे लोगों से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम और प्रिया भी पार्टी में साथ रहना। जस्ट मेक श्योर कि प्रिया किसी अजनबी से ज्यादा बात ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को अब यहाँ और परेशानी का सामना करना पड़े। डोंट वरी, मैं प्रिया के साथ हूँ और उनका पूरा ख्याल रखूंगी। ईशिता प्रिया के साथ उस पार्टी में मौजूद फेमस बिजनेस वुमेन से मिलने लगी ताकि प्रिया को अपने बिजनेस में मदद मिल सके। वहीं दूसरी तरफ राजीव बेहद इत्मीनान होकर उस पार्टी के नजारे देख रहा था। ना चाहते हुए भी राजीव की नजर बार बार आदर्श और सुशील महाजन पर जा रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अगर विद्युत के परिवार वाले राजीव से इस बार अच्छे से बात करने आए तो उनकी मदद हो सकती है, वरना विद्युत को लंबी सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। इन्हीं सब के बारे में सोचता हुआ राजीव अभी बैठा भी नहीं था कि इतने में आदर्श महाजन अपने पिता सुशील महाजन के साथ राजीव के सामने दोबारा आ खड़े हुए। हेलो मिस्टर राजीव। जब राजीव ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने आदर्श महाजन खड़ा था। राजीव को उम्मीद थी कि वो लोग दोबारा उससे जरूर बात करने आएंगे और हुआ भी वैसा ही। देखिए मिस्टर राजीव, मैंने और मेरे पिताजी ने इस बारे में काफी देर सोचा। सच कहूँ तो हम विद्युत के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। उसे आपकी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा, आप भी कुछ कहिए ना। हम लोग सचमुच विद्युत की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। फिलहाल मेरा पोता हॉस्पिटल में है। आप चाहे तो उसकी गलती को नजरअंदाज करने के लिए मुंह बोली कीमत लगा सकते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई फैसला ना लें जिसकी वजह से हमारे विद्युत की लाइफ खराब हो जाए। राजीव को विद्युत के पिता और दादाजी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपने बेटे को सुधारने की बजाय वो लोग राजीव को ही समझाने आ गए थे। ओह, तो आप लोग मुझे यहाँ समझाने आए हैं। मेरे एक फैसले से आपके पोते की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, इस बात का डर है आपको। मगर उन मासूम लड़कियों का क्या, जिनकी जिंदगी आपके पोते ने बर्बाद की है? क्या उनके बारे में सोचा है कभी आपने? राजीव की तीखी बातें सुनकर आदर्श महाजन का चेहरा पीला पड़ गया। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं और फिर यहाँ बात मेरी बीवी की है। इतनी आसानी से मैं विद्युत को माफ नहीं कर सकता। आपको जो बात करनी है मेरे वकील से करिए। और फिर आपके पोते ने ऐसा कौन सा महान काम किया जो मैं उसकी जिंदगी ना बर्बाद करने की फिक्र करूं? दूसरों के साथ खिलवाड़ करने वाले को तो जितनी सजा मिले उतनी ही कम है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इससे ज्यादा मैं विद्युत के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब तक शांत खड़े आदर्श महाजन अब राजीव की बातें सुनकर भड़कने लगे। अपने बेटे विद्युत का साथ देते हुए उन्होंने राजीव से कहा, बस बहुत हुआ। हम आपसे बात करने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बेटा पूरी तरह से गलत है। गलती आपकी बीवी की भी थी। अब इस तरह एयरपोर्ट पर छोटे कपड़े पहनकर दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती दिखाएगी तो लोगों का मन तो बहकेगा ही ना। इसमें विद्युत की कोई गलती नहीं है, जवान खून है, उसका मन मचल गया। आदर्श महाजन की घटिया बात सुनकर राजीव का खून खौल उठा। गलती छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों की नहीं होती, बल्कि विद्युत जैसे दरिंदों की होती है। दूसरों पर इल्जाम लगाने से अच्छा होता अगर तुम अपने बेटे की गलती पर उसे समझाते, मगर तुम तो उल्टा उसे बढ़ावा दे रहे हो। राजीव को समझ आ गया था कि विद्युत ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता उसकी हर गलती पर पर्दा डालते हैं। तुम लोग मुझसे विद्युत के लिए दया की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। पहले तो मैं सिर्फ विद्युत को सबक सिखाना चाहता था, मगर तुम लोगों की बकवास सुनने के बाद अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इस शहर में लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक विद्युत ने जिन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं उन्हीं का सहारा लेकर उसे बर्बाद करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। राजीव का गुस्सा और धमकी देख विद्युत के दादाजी सुशील महाजन बेहद डर गए। अपने बेटे को पीछे करते हुए वो राजीव से कहने लगे, माफ करिए राजीव जी, मेरे बेटे और पोते में जरा अकल की कमी है। इतना बूढ़ा होने के बावजूद आज मुझे इन मामलों में आपसे बात करनी पड़ रही है। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पोते को जेल जाने से बचा लीजिए। कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल करिए। बुढ़ापे में मैं अपने पोते को जेल जाते नहीं देख सकता। माफ करिए, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या जमाना आ गया है। बेकसूर लोगों का मुंह बंद करने के लिए
अब गुनहगार दलीलें पेश कर रहे हैं। राजीव की बात सुनकर सुशील महाजन बेहद परेशान होने लगे। उन्हें लग रहा था कि राजीव को समझाना आसान नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी हार मानना उन्हें नहीं आता था। मिस्टर राजीव, मैंने सुना है कि आप एक बेहद समझदार इंसान हैं। कुछ देर पहले आपने कहा कि आप इज्जतदार लोग हैं। मेरे पोते का ना सही, कम से कम अपनी बीवी का तो ख्याल करिए। अगर विद्युत की हरकत के बारे में सबको मालूम चला तो इसमें बदनामी आपकी बीवी की भी होगी। न जाने लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। मैं समाज की ऊंच नीच को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए आपको भी समझा रहा हूँ। ठंडे दिमाग से काम लीजिए। सुशील महाजन की बात सुनकर राजीव को पता चल गया था कि यहाँ सिर्फ विद्युत नहीं बल्कि पूरा परिवार ही बेशर्म है। ओह, तो ऐसी बात है। आपको मेरी वाइफ के बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भला मैं भी तो देखूं कि बगैर गलती के कौन मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा। राजीव का इस तरह अकड़कर जवाब देना सुशील महाजन को अच्छा नहीं लगा। मैं तुमसे अच्छे लहजे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने अपने तेवर दिखाओ। मेरा पोता विद्युत एक जवान लड़का है, बहक गया होगा, लेकिन तुम्हारी बीवी भी कुछ कम नहीं है। मैंने तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ पता किया है कि वो कैसी औरत है। याद रखना राजीव, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। उसने जरूर मेरे पोते को अपनी जवानी और खूबसूरती दिखाकर बहकाने की कोशिश की होगी। सुशील की पेतू की बात सुनकर राजीव खुद पर काबू न रख सका। इस तरह प्रिया के कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए, ये राजीव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने बिना सोचे तुरंत सुशील महाजन का कॉलर पकड़ना चाहा, लेकिन उनके उम्र का लिहाज करते हुए राजीव ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को रोका। खबरदार सुशील महाजन, मेरी बीवी के खिलाफ एक और घटिया शब्द मत कहना। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अपनी बीवी की सच्चाई सुनकर तुम्हें मिर्ची लग रही है क्या? मानो ना मानो, सच्चाई यही है। जो लोग राजीव को जानते थे उन्हें ये भी मालूम था कि राजीव सब कुछ सहन कर सकता है, मगर अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं। मगर सुशील महाजन शायद अभी इस बात से वाकिफ नहीं थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम उम्र में मुझसे काफी बड़ी हो, वरना मैं तुम्हें दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं छोड़ता। और रही बात विद्युत महाजन की, तो उसे सजा मिलकर ही रहेगी। इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। राजीव का करारा जवाब सुनकर सुशील और आदर्श को एक बात तो समझ में आ गई थी कि राजीव से जीत पाना बिल्कुल आसान नहीं। महाजन परिवार और राजीव के बीच में हो रही बहस को वहां मौजूद लोग भी सुन रहे थे, इसलिए अब लोगों ने राजीव और प्रिया के रिश्ते के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये राजीव मेहरा और प्रिया वर्मा जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ तमाशा होता ही है। न जाने इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इनमें नहीं बल्कि इनके पास्ट लाइफ में है। मैंने तो सुना है कि प्रिया वर्मा अपनी शादी से पहले ही माँ बन चुकी थी और फिर राजीव ने किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया। ओह गॉड, क्या सचमुच राजीव इतना महान है कि किसी और के नाजायज बच्चे को खुशी खुशी अपना नाम दे डाले? वहाँ मौजूद लोग प्रिया और राजीव के बारे में गलत बात कर रहे थे। ये सब सुनकर प्रिया काफी ह्यूमिलिएटेड फील कर रही थी। उसने नजरें झुकाकर राजीव का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से चलने के लिए कहने लगी, मगर राजीव एक गुनाहगार की तरह वहाँ से नहीं जाना चाहता था। तुम घबरा क्यों रही हो प्रिया? जब हम दोनों की कोई गलती है ही नहीं तो इस तरह चोरों की तरह यहाँ से चुपचाप जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम सर उठाकर सबसे बात करो, उसके बाद अगर किसी ने तुमसे उल्टी सीधी बात की तो उसका जवाब मैं दूंगा, और मेरे जवाब देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग है। राजीव का करारा जवाब सुन एक बार फिर लोगों की बोलती बंद हो गई। जिन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी थी वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। जिस तरह राजीव ने जवाब देकर पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, ये देख प्रिया को बहुत अच्छा लगा। उसे बहुत गर्व हो रहा था कि वो राजीव मेहरा की पत्नी थी। राजीव की बाहों में बाहें डाले प्रिया मुस्कुराती हुई शनाया अंबानी की शादी एंजॉय करने लगी। इशिता ने प्रिया को पार्टी में मौजूद बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज से इंट्रोड्यूस करवाया। इस मुलाकात से प्रिया को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। जब वहाँ मौजूद लोगों को प्रिया और आकृति सिंह के कोलैबोरेशन के बारे में पता चला तो वो लोग प्रिया के साथ काम करने में बहुत दिलचस्पी दिखाने लगे। अब लोग प्रिया के बारे में गॉसिप करने की बजाय उसके टैलेंट की तारीफ कर रहे थे। ये सब देख राजीव को भी बहुत खुशी मिल रही थी।
प्रिया ये सारी तारीफ डिजर्व करती है। शनाया अंबानी की शादी के लिए उन दोनों का मुंबई आना बहुत नए एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। एक तरफ प्रिया बहुत बड़े हादसे से बचकर निकली थी और दूसरी तरफ शनाया की पार्टी में उसे लोगों से नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे। इन सब के बीच शायद अभी कुछ ऐसा होना था जिसके बारे में राजीव और प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि राजीव शनाया की पार्टी एंजॉय कर रहा था, मगर रह रहकर उसके मन में एक ही बात उठ रही थी। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो मुंबई पर हमला करने की फिराक में हैं। यूं तो राजीव ने अपने खास मिलिट्री वाले लोगों को काम पर लगा दिया था, मगर अपने देश की सुरक्षा के लिए राजीव बहुत परेशान था। दूसरी तरफ शनाया और वीर शादी की रस्में शुरू होने से पहले पार्टी में आए सभी मेहमानों से मिल रहे थे। पूरी शादी के दौरान वीर सबसे ज्यादा अपने चाचा दुष्यंत कुमार के साथ बातचीत करता नजर आ रहा था। यूं तो उसके चाचा अपने परिवार से अलग दूसरी जगह रहते थे, मगर वीर और उनमें काफी अच्छे रिलेशंस थे। कुछ देर वहां रुकने के बाद राजीव और प्रिया को लगा कि अब उन्हें वहां से जाना चाहिए, इसलिए राजीव एक बार फिर वीर और शनाया को बधाई देने के लिए उनके पास गया। शनाया एंड वीर, तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों को ये शादी मुबारक हो। अब हम निकलते हैं। थैंक यू सो मच राजीव, मेरे कहने पर तुम दोनों यहाँ आए, इसके लिए मैं सच में बहुत खुश हूँ। मगर मुझे ज्यादा खुशी होती अगर तुम दोनों कुछ देर और यहाँ रुकते। वीर, तुम ही ने यहाँ रुकने के लिए कहो ना। शनाया ठीक कह रही है, तुम दोनों हमारे स्पेशल गेस्ट हो। आज की रात तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। यहाँ तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे चाचा जी तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे। क्यों चाचा जी, ठीक कह रहा हूँ ना? वीर की बात सुनकर उसके साथ ही खड़े उसके चाचा दुष्यंत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अब जब मुझे पता चल गया है कि मिस्टर एंड मिसेस राजीव मेहरा हमारे खास मेहमान हैं, तो मैं उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। शनाया और वीर इतनी जिद कर रहे थे कि राजीव उन्हें मना नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी दोस्त के स्पेशल डे पर उसका दिल तो नहीं दुखा सकता ना। मैं और प्रिया शादी होने तक यही रुकेंगे। ये हुई ना बात। अभी कुछ ही देर में वरमाला शुरू होने वाली है, तब तक तुम दोनों चाहे तो आराम कर लो। चाचा जी, आप इनके लिए एक वीआईपी स्वीट में आराम करने का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी सारे अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। इतना कहकर दुष्यंत राजीव और प्रिया के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करने चले गए। वीर और शनाया भी कुछ देर वहां रुकने के बाद शादी की दूसरी रस्मों के लिए अपने परिवार के साथ चले गए। अब राजीव और प्रिया अकेले थे, इसलिए आपस में बात करने लगे। आज शनाया की शादी देखकर मुझे हम दोनों की शादी याद आ रही है। शनाया की वेडिंग आउटफिट बहुत सुंदर है, मगर जो शादी का जोड़ा तुमने मेरे लिए पसंद किया था उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरी बीवी का कोई भी मुकाबला नहीं। मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है कि उस पर हर कपड़ा जचता है, इसीलिए हमारी शादी का क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जाता है। इतनी टेंशन के बीच आज कई दिनों के बाद राजीव और प्रिया खुश होकर आपस में बात कर रहे थे। उन्हें वहां बातचीत करते काफी देर हो गई, मगर अब तक वीर के चाचा दुष्यंत वापस नहीं लौटे थे। काफी देर हो गई है राजीव, वीर के चाचा पता नहीं कहाँ चले गए। अगर वो हमें यहाँ एक रूम दिलवा देते तो हम दोनों भी कुछ देर आराम कर लेते। इट्स ओके प्रिया, मुझे लगता है दुष्यंत अंकल जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। मैं खुद जाकर अरेंजमेंट देख लेता हूँ। इतना कहकर राजीव इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से रूम अरेंज करवाने के लिए चला गया, लेकिन तभी राजीव की नजर एक कोने में खड़े दुष्यंत पर पड़ी। दुष्यंत काफी टेंशन में नजर आ रहा था और वो किसी से अपने फोन पर वीडियो कॉल में बातें कर रहा था। एक बार के लिए तो राजीव ने दुष्यंत को नजरअंदाज किया, मगर फिर राजीव को लगा कि कहीं शादी को लेकर कोई परेशानी तो नहीं, इसलिए राजीव ने सोचा कि एक बार चलकर उन्हें दुष्यंत से बात करनी चाहिए। राजीव तो अच्छी नीयत के साथ दुष्यंत की तरफ बढ़ रहा था, मगर दुष्यंत के थोड़ा नजदीक पहुंचने पर राजीव ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजीव के बढ़ते कदम अचानक रुक गए। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? दुष्यंत कुमार इस तरह वीडियो कॉल पर? लेकिन ये इंसान तो अभी जेल में है, फिर ये दुष्यंत के साथ वीडियो कॉल कैसे कर सकता है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? दरअसल राजीव ने दुष्यंत को वीडियो कॉल पर सागर यादव से बात करते हुए देखा।
वही सागर यादव जिसे जेल में पहुंचाने के पीछे राजीव का ही सबसे बड़ा हाथ था। इस नजारे को देखकर राजीव के मन में न जाने कितने सवाल उठ रहे थे। राजीव इस वक्त आगे बढ़कर दुष्यंत से सवाल करना चाहता था, मगर तभी उसने अपनी आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब हरकत होते देखा। पार्टी में मौजूद कुछ लोग अचानक दुष्यंत के पास आकर खड़े हो गए। ये वही लोग थे जिन्हें इस पार्टी में शायद कोई नहीं जानता था, फिर भी न जाने कैसे ये लोग इतनी बड़ी पार्टी का हिस्सा बने हुए थे। राजीव ने देखा कि उन लोगों में से एक इंसान ने अपने कोट में से एक पैकेट निकाला और उसे दुष्यंत के हाथ में दे दिया। दुष्यंत ने उस पैकेट को वीडियो कॉल में सागर को दिखाया और फिर फोन काट दिया। राजीव का शक अब एक नया आकार ले रहा था। वो अब तक हुए इन सारे इंसिडेंट्स को आपस में जोड़ने लगा। ओह गॉड, मैंने सुना था कि मुंबई के किसी बड़े इवेंट में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। कहीं वो बड़ा इवेंट शनाया की शादी ही तो नहीं? आज इस पार्टी में देश के ज्यादातर बड़े लोग मौजूद हैं। पूरे देश के होश उड़ाने के लिए इस पार्टी में धमाका करना टेररिस्ट का प्लान हो सकता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले मुझे श्योर होना पड़ेगा। राजीव को आतंकी हमला होने का शक इसलिए होने लगा क्योंकि पहले भी उसने सागर यादव को ऐसे ही एक मामले में पकड़ा था। केरला बोट रेस के दौरान सागर दुश्मन देश के साथ मिलकर कुछ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, जिसे राजीव ने रोक दिया था। और अब जेल में होने के बाद भी सागर इस तरह फोन पर दुष्यंत के साथ कोई प्लानिंग कर रहा था। लेकिन राजीव पहले श्योर होना चाहता था। जब राजीव को और कुछ समझ नहीं आया तो उसने दुष्यंत के पीछे लगे बड़े पर्दे के आड़ में छुपकर उनकी बातें सुनने की सोची। बड़ी होशियारी से राजीव पर्दों के पीछे जाकर छुप गया और दुष्यंत के साथ उन अजनबी लोगों की बातें सुनने लगा। मैंने तुम्हारे इस पैकेट को सागर यादव को दिखा दिया है। अब पाकिस्तान में बैठे तुम्हारे बॉस तक ये खबर पहुंच जाएगी कि तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। दुष्यंत की बात सुनकर उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उनमें मौजूद एक लाला नाम के इंसान ने कहा, माफ करिए जनाब, जब तक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हमने अपनी जान की बाजी लगाकर बम यहाँ तक पहुँचा दिया है, मगर इसे ब्लास्ट कैसे करना है इसके बारे में आप हमें बताइए। तुम फिक्र मत करो लाला, अगर बम यहाँ तक पहुँच गया है तो ब्लास्ट भी होकर रहेगा। मंसूबे जिहाद को इस बार जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने पाकिस्तान में बैठे तुम्हारे बॉस फैजुद्दीन से ये वादा किया है। पर्दे के पीछे छिपे राजीव के सामने अब बातें बिल्कुल साफ थी। उसका शक बिल्कुल सही निकला। ये लोग मिलकर आज मुंबई में शनाया अंबानी की शादी में एक बड़ा आतंकवादी हमला करने वाले थे। इस एक हमले की मदद से ये लोग पूरे हिंदुस्तान पर टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इस शादी में देश के तमाम बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेस टाइकून, फॉरेन डेलीगेट्स और भी न जाने कितने लोग मौजूद थे। राजीव को हमले का मकसद तो पता चल गया था। अब उसे सिर्फ ये जानना था कि इस मकसद को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करने वाले थे। इसलिए राजीव बहुत ध्यान से उनकी बाकी बातों को सुन रहा था। माफ करिएगा जनाब, हम लोग जिहादी हैं। मकसद पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। आप कहे तो मैं इस बम को अपने ऊपर ही बांध लेता हूँ। टाइमर ऑन करते ही कुछ देर में इस पूरे ग्राउंड में ऐसा धमाका होगा कि हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखे। लाला की बात सुनकर दुष्यंत थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि वो खुद की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए दुष्यंत ने समझाते हुए लाला से कहा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से समझता हूँ लाला, मगर बेफिजूल अपनी जान देना बेवकूफी है। तुम्हें खुद पर बम बांधने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? अभी कुछ ही देर में यहाँ वरमाला होने वाली है। इस दौरान पार्टी में आए सारे लोग दुल्हा दुल्हन के साथ खड़े होंगे। क्यों न हम इस बम को उनके आसपास ही लगाएं, जिससे एक ही झटके में सबका सफाया हो जाएगा। इस दौरान हम सभी यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। वाह, बात तो तुम पते की कर रहे हो। आज शहादत को गले ना लगाकर जिंदगी को चुना जाए। कितना मजा आएगा जब हमारी आंखों के सामने इतनी बड़ी बर्बादी होगी। अगर हमारा मकसद पूरा हुआ तो हम हिंदुस्तान की बर्बादी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर तुम लोग मेरे अगले इशारे का इंतजार करो। आपस में बात करने के बाद वो लोग एक दूसरे से दूर हट गए। वो लोग तो वहां से चले गए, मगर राजीव वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इतनी बड़ी साजिश, लेकिन मेरे होते मैं इनका मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगा। जब तक राजीव मेहरा जिंदा है, कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। राजीव को मालूम था कि साजिश
बहुत बड़ी है और वक्त बहुत कम, इसलिए जो भी करना है बहुत सूझबूझ के साथ जल्दी करना होगा। इस मुसीबत की घड़ी में राजीव के जहन में सबसे पहला नाम धीरेंद्र शेखावत का ही आया। बिना देर किए राजीव ने धीरेंद्र शेखावत को फोन लगाया और सारी बात बता डाली। ये आप क्या कह रहे हैं राजीव भाई? मुंबई में इतना बड़ा हमला, हमें जल्द से जल्द उस पूरे लोकेशन को खाली करवाना होगा। इस आतंकवादी हमले में एक भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ धीरेंद्र, मगर इस तरह लोकेशन खाली करवाने से ये आतंकवादी कहीं बिना सोचे समझे तुरंत हमला न कर दें। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत अलर्ट रहना होगा। इन लोगों को अपनी जान गंवाने से भी डर नहीं लगता। मगर लोकेशन खाली करवाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आधे घंटे के अंदर उस लोकेशन में स्पेशल टास्क फोर्स का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। राजीव धीरेंद्र शेखावत की चिंता अच्छे से समझता था, मगर यूं अचानक लोकेशन खाली करवाने से लोगों में भगदड़ मच सकती थी और इस दौरान अगर आतंकवादियों ने कोई बड़ा हमला कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इसलिए राजीव ने बहुत सोचने के बाद धीरेंद्र को जवाब दिया। मुझ पर भरोसा रखो धीरेंद्र, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक कोई मासूम आतंकवादी हमले में नहीं मरेगा, फिर चाहे लोगों की जान बचाते हुए मुझे शहीद ही क्यों ना होना पड़े। तुम बस एक काम करो, मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की खबर देकर अलर्ट कर दो। पंकज यही है, इसीलिए हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं। जितनी जल्दी हो सके स्पेशल टास्क फोर्स को भी अलर्ट कर दो। आज या तो राजीव मेहरा रहेगा या फिर ये आतंकवादी। राजीव से बात करने के बाद धीरेंद्र शेखावत तुरंत काम में लग गए। धीरेंद्र शेखावत ने बिना देर किए मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव हो चुकी थी। हर कोई इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन राजीव के पास इतना समय नहीं था कि वो इन लोगों का इंतजार कर सके। सिर्फ 15 मिनट के अंदर वरमाला शुरू होने वाली है। अगर एक बार बम का टाइमर ऑन कर दिया तो कुछ ही मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा। राजीव बहुत परेशान था। चाहकर भी आतंकवादी हमले वाली बात राजीव पार्टी में किसी को नहीं बता सकता था। इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ था कि राजीव ने बड़े बड़े आतंकवादी हमलों को पूरा होने से पहले ही रोका था, मगर उस वक्त राजीव के साथ पूरी टीम थी। आज ऐसा मौका था कि उसे खुद ही वन मैन आर्मी बनकर इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करना था। राजीव ने बिना देर किए पंकज को वहां बुलाया और पूरी बात समझाई। देखो पंकज, तुम एक मिलिट्री ऑफिसर हो। ऐसे मौकों पर किस तरह पेश आया जाता है ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। हमारे पास समय बिल्कुल कम है। बहुत होशियारी से तुम्हें दुष्यंत और उन आतंकवादियों के पास जाकर हमले की पूरी डिटेल्स निकलवानी पड़ेंगी। आप फिक्र मत करिए राजीव सर, मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये कसम खाई थी कि देश की रक्षा करने के लिए कभी जान गंवाना पड़े तो हंसकर शहीद हो जाऊंगा। आज मुझे अपनी देशभक्ति साबित करने का मौका मिला है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दुष्यंत और आतंकवादियों को राजीव पर शक हो सकता था, लेकिन पंकज को वहां कोई भी नहीं जानता था। इसलिए राजीव ने इस काम के लिए पंकज को ही सही समझा। शनाया और वीर मंडप में पहुंच चुके थे। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। हर कोई बहुत खुश नजर आ रहा था। उन मासूम लोगों को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि कुछ ही मिनट में उन लोगों को जान से मारने की साजिश की जा रही है। इसी दौरान राजीव ने देखा कि दुष्यंत उन आतंकवादियों के साथ किनारे खड़े होकर बातें कर रहा है। यही सही मौका है। राजीव ने तुरंत पंकज को उनके पास जाने का इशारा किया। पंकज इंडियन मिलिट्री में बतौर स्ट्रैटेजिस्ट काम करता था, इसलिए ऐसे मौकों पर उसका दिमाग हद से ज्यादा तेज चलता था। पंकज ने जल्दी से एक शराब की गिलास उठाई और 2-3 घूंट पीने के बाद बची हुई शराब को अपने ऊपर गिरा लिया। एक हाथ में शराब की बोतल पकड़कर पंकज लड़खड़ाता हुआ दुष्यंत के पास पहुंचा। पंकज ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे वो बिल्कुल नशे में डूब चुका हो। हेलो जेंटलमैन, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। वहाँ वरमाला होने वाली है और आप लोग दूर खड़े हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आप लोगों को उनके पास ले जाने आया हूँ। पंकज को इस तरह नशे में सामने खड़ा देख दुष्यंत को चिढ़ होने लगी। वो अभी उन आतंकवादियों के साथ मिलकर बम प्लांट करने वाला था। ऐसे में पंकज का वहां जाना उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था।
तुम्हारे दोस्त की शादी है तो तुम वहां जाकर क्यों नहीं खड़े होते? हमारे पास क्यों आए हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे बाबा, मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। मेरे दोस्त की खुशी में आप लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा। ये इंसान पूरी तरह नशे में है। अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो इसका काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी कुछ ही देर में सब मरने ही वाले हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतना करीब पहुंचकर हम ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते। रुको, मैं इसे अभी ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर दुष्यंत पंकज को धक्का देकर वहां से भगाने लगा, मगर पंकज भी बिना इंफॉर्मेशन निकाले वहां से जाने वाला नहीं था। वो जानबूझकर वहीं जमीन पर गिर गया और यूं दिखाने लगा कि मानो नशे की हालत में वो उठ भी नहीं पा रहा। ये क्या मुसीबत है? इस बेवड़े को भी अभी यहाँ आना था। अब हम इसका क्या करेंगे? देखिए जनाब, ये शराबी है और इसे बिल्कुल होश नहीं है। इसे तो पता भी नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए इसके पीछे अपना वक्त जाया ना करें। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द बम प्लांट करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो लाला। ये देखो, मेरे पास वरमाला है। अभी इन्हीं वरमाला को शनाया और वीर एक दूसरे को पहनाएंगे। हम लोग इस बम को वीर के वरमाला में ही प्लांट कर देते हैं। इतनी मोटी माला के बीच इस छोटे से बम को लगाना कोई बड़ी बात नहीं। वरमाला उन तक पहुंचते ही टाइमर ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और पूरा तमाशा बाहर खड़े होकर देखेंगे। बेहतरीन। आप जैसे वफादार दोस्त की वजह से ही मंसूबे जिहाद अपने मकसद में कामयाब हो पाया है। इतना कहकर वो सभी लोग हंसने लगे। दुष्यंत आज एक देशद्रोही की तरह अपने ही देश में आतंकवादी हमला करवाने जा रहा था। उसने खुद अपने हाथों से वीर के वरमाला में उस छोटे से बम को प्लांट कर दिया। हमारा काम अब पूरा हुआ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये टाइमर खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। फिर क्या, अगले 15 मिनट के अंदर यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। चलो अब इस वरमाला को वीर और शनाया तक पहुंचाया जाए। पंकज वहीं जमीन पर आंखें मूंद कर पड़ा था। उसने उन लोगों की सारी बातें सुनी। जैसे ही दुष्यंत उन आतंकवादियों के साथ वहां से हटा, पंकज तुरंत उठकर राजीव की तरफ भागा। राजीव भी बेसब्री से सिर्फ पंकज का ही इंतजार कर रहा था। राजीव सर, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। इस दुष्यंत ने एक छोटे से बम को वीर की वरमाला में प्लांट किया है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर टाइमर अपने आप ऑन हो जाएगा और अगले 15 मिनट के अंदर यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्या कहा तुमने? बम वीर की वरमाला में प्लांट किया गया है? ऐसे में हम लोग उस बम को डिफ्यूज कैसे करेंगे? अगर हमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो यहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाएगी। लेकिन राजीव सर, वो बम बहुत छोटा है। हमने मिलिट्री में इतने समय तक काम किया है। क्या एक माइक्रो बम इतना बड़ा धमाका कर सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान इन सारे अटैक्स को चीन की मदद से पूरा करता है और चाइना टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है। इससे पहले भी मंसूबे जिहाद ने माइक्रो बॉम्ब्स की मदद से बड़े धमाके किए हैं और फिर यहाँ तो सारे लोग टारगेट पॉइंट के पास ही खड़े हैं। ऐसे में एक बम से इन्हें उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं। अब आप ही बताइए राजीव सर कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इस वरमाला को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। इतने लोगों की एक साथ जान जाने से अच्छा कि मैं अकेला ही शहीद हो जाऊं। मेरे होते मैं किसी की भी जान नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम ही क्यों ना हो। हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो सोचना ही होगा। आज राजीव और पंकज को मिलकर इस आतंकवादी हमले को रोकना था, मगर कैसे, ये उन्हें नहीं मालूम था। राजीव सर, वहां देखिए, दुष्यंत उस ट्रे में वरमाला रखकर वीर और शनाया के पास जा रहा है। टाइमर ऑन होने वाला है पंकज, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी चलो। राजीव और पंकज तेजी से उस मंडप की तरफ बढ़ने लगे जहां शनाया और वीर की वरमाला शुरू होने वाली थी। वीर के चाचा दुष्यंत अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए वीर और शनाया के हाथों में वरमाला दे रहे थे। इस वक्त राजीव बहुत ज्यादा टेंशन में था। वीर के सारे दोस्त मिलकर उसे अपने कंधे पर उठाने लगे। जिस तरह हर शादी में वरमाला के वक्त हंसी मजाक होती है, ठीक उसी तरह आज इस शादी में भी हो रही थी। वीर के दोस्त उसे जानबूझकर ऊंचा उठा रहे थे ताकि शनाया वरमाला ना पहना सके। तभी वीर के एक दोस्त ने हंसते हुए शनाया से कहा, हमारे दोस्त को वरमाला पहनाना इतना आसान नहीं है शनाया भाभी। वीर के जितना ऊंचा उठ पाओगी
तभी माला पहना पाओगी। शनाया अपने चारों तरफ देखने लगी, मगर उसकी सहेलियां उसे वीर के जितना ऊंचा कभी नहीं उठा पाती। शनाया भाभी, अगर आप अपनी हार मान ले तो हम वीर को नीचे उतार देंगे। वैसे लड़के वालों से जीतना आसान नहीं होता। शनाया परेशान होकर प्रिया की तरफ देखने लगी। इस मौज मस्ती में प्रिया शनाया को हारने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने सबके सामने कहा, किसने कहा कि शनाया वीर के जितना ऊंचा नहीं उठ सकती? अगर दूल्हे के साथ उसके दोस्त है तो शनाया का भी दोस्त यहाँ मौजूद है। राजीव, आगे आकर अपनी दोस्ती निभाओ। प्रिया की बात सुनकर शनाया बड़ी उम्मीद से राजीव की तरफ देखने लगी। सबको शादी की रस्मों में मजा आ रहा था, मगर राजीव के दिमाग में अभी कुछ अलग ही बातें चल रही थी। उसे रस्मों रिवाज की नहीं, बल्कि शनाया के हाथों में रखे वरमाला की ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि उसी में बम प्लांट किया गया था। राजीव, क्या तुम इस वरमाला को वीर के गले में डालने में मेरी मदद नहीं करोगे? कम ऑन नाउ, यू नो व्हाट, यू आर माय ओनली मेल फ्रेंड हियर। अब तो प्रिया ने भी कह दिया है, प्लीज हेल्प मी, वरना आज तुम्हारी दोस्त अपने होने वाले पति से हार जाएगी यार। प्लीज 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 प्लीज। राजीव की जुबान पर तो मानो ताला लगा हुआ था। वो चाहता ही नहीं था कि वरमाला वीर के गले में डाली जाए। राजीव को इस तरह एक्सप्रेशनलेस देख प्रिया उसके पास जाकर जिद करने लगी। राजीव, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? जस्ट गो एंड हेल्प शनाया। हम यहाँ लड़की वालों की तरफ से आए हैं, इसीलिए शनाया को हारने नहीं दे सकते। अब जाओ भी। प्रिया ने राजीव को जबरदस्ती शनाया की तरफ धक्का दिया। शनाया तो बहुत खुश हो रही थी कि अब राजीव उसकी मदद करेगा, मगर आज पहली बार राजीव के हाथ कांप रहे थे। फिर वरमाला को अपने हाथों में लेकर शनाया शादी के हसीन ख्वाब देख रही थी। दरअसल उसमें सबके मौत का पैगाम था। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे वीर के जितना ऊंचा उठाओ ताकि मैं उसे वरमाला पहना सकूं। राजीव ने बेहद टेंशन में अपने चारों तरफ देखा। उसे सिर्फ लोगों के हंसते खिलखिलाते चेहरे नजर आ रहे थे। हर कोई राजीव को आगे बढ़कर शनाया की मदद करने के लिए कह रहा था। इन सब के बीच दुष्यंत भी पूरे नजारे का मजा उठा रहा था। उसे भी वरमाला हो जाने का ही इंतजार था, ताकि बम का टाइमर ऑन करके वो आतंकवादियों के साथ वहां से निकल सके। सबके दबाव में आकर ना चाहते हुए भी राजीव ने आगे बढ़कर शनाया को वीर के जितना ऊंचा उठाया। शनाया बेहद खुश होकर वीर के गले में वरमाला डाल चुकी थी। सबने नए जोड़े पर फूलों की बरसात की और वीर और शनाया के लिए तालियां बजाई जा रही थी। राजीव ने घूमकर दुष्यंत की तरफ देखा तो वो उन आतंकवादियों को वहां से निकलने का इशारा कर रहा था। वीर के वरमाला में प्लांट किए गए बम का टाइमर ऑन हो चुका था। अब बम ब्लास्ट होने में बस 15 मिनट का ही टाइम है। सबकी नजरों से छुपते हुए दुष्यंत आतंकवादियों के साथ उस इलाके से बाहर निकलने लगा। लेकिन इस वक्त राजीव को आतंकवादियों से ज्यादा वीर के गले में लटके बम की चिंता सता रही थी। पंकज के तो पसीने छूटने लगे। माला पहनने के बाद वीर राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो राजीव, आज तुम्हारी मदद से ही शनाया ने मेरे गले में माला डाली है। कभी जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। वीर की बातों का राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। अब सिचुएशन आर या पार वाली थी। वीर के गले में बम लटक रहा था और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। अब अगर 15 मिनट के अंदर राजीव को बॉम्ब डिफ्यूज करना था तो उसने सोचा कि उसे वीर को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। राजीव गंभीरता से आगे बढ़ा और वीर को अपने गले से लगा लिया। सबको लग रहा था कि राजीव इस तरह गले लगाकर वीर को नई जिंदगी की बधाई दे रहा है, मगर बात कुछ और थी। राजीव सबके सामने मगर खुफिया तरीके से वीर को उसके गले में लटके मौत के खिलौने के बारे में बताना चाहता था। उसने वीर के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो वीर, इस वक्त रिएक्ट बिल्कुल मत करना। तुम्हारी वरमाला में बॉम्ब प्लांट किया गया है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। जल्दी मेरे साथ यहाँ से दूर चलो ताकि मैं इस बम को डिफ्यूज कर सकूं। राजीव की बात सुनकर वीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपने गले में लटके माला की तरफ देखा और राजीव से कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? मैं सच कह रहा हूँ। ये बात यहाँ सिर्फ मुझे और पंकज को मालूम है। बाकी बातों का भी समय है। तुम किसी बहाने से मेरे साथ यहाँ से चलो। राजीव और वीर को इस तरह बातें करता देख प्रिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, देखा शनाया तुमने,
राजीव अभी से वीर को शादीशुदा जिंदगी के टिप्स दे रहा है। राजीव, अगर तुम दोनों की बात पूरी हो गई हो तो अब वीर को भी मौका दे दो ताकि वो शनाया को माला पहना सके। प्रिया की बात सुनकर वहां मौजूद बाकी मेहमान हंसने लगे, लेकिन राजीव और वीर के चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। वीर बहुत घबराया हुआ था, मगर राजीव ने उसे इशारे से समझाते हुए उसके साथ चलने को कहा। प्रिया ने आगे बढ़कर वीर के हाथों में नई माला दे दी, जिसे अब वो शनाया के गले में पहनाने वाला था। वीर ने माला अपने हाथों में ले तो ली, मगर डर से उसके हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से माला जमीन पर गिर गई। क्या हुआ दूल्हे राजा, आप तो अभी से घबराने लगे। ये शादी का लड्डू है, सबको हजम नहीं होता। राजीव, माला उठाकर वीर के हाथों में तो दो। वीर का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। राजीव को समझ आ गया था कि शायद वीर अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो भी करना है वो राजीव को ही करना था। उसने माला उठाने के बहाने से माला की गांठ तोड़ दी। टूटी हुई माला जब राजीव ने वीर के हाथों में दी तो उसके सारे फूल निकलकर बिखरने लगे। अरे ये क्या, वरमाला कैसे टूट गई? वीर के हाथों में टूटी हुई माला देख शनाया की आंटी पूजा अंबानी कहने लगी, नई माला मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अब इतना वक्त भी नहीं बचा है। आप लोग मुझे और वीर को सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, हम इस माला को फिर से जोड़कर वापस आते हैं। ठीक है राजीव, मगर माला जोड़ने के लिए तुम वीर को क्यों ले जा रहे हो? ये काम तो कोई भी कर सकता है। तुम समझ नहीं रही हो प्रिया, ये माला वीर के लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए वीर भी खुद ही इसे जोड़ना चाहेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना वीर? हाँ राजीव, तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से माला को जोड़ कर आते हैं। राजीव और वीर जल्दी से मंडप से बाहर निकलकर दूर जाने लगे। उन लोगों को जाता देख पंकज भी उनके पीछे चल दिया। वहां मौजूद बाकी लोगों को उनका ये रवैया देख थोड़ी हैरानी हुई, मगर अभी उनके पास लोगों को समझाने का समय नहीं था। बम ब्लास्ट होने में अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे।